अब मैं वंदे मातरम सभी को। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस मंच पर, जहां पर आप लोग हर रोज हमारे उन कड़ी से कड़ी जोड़ने वाले उन नायाब हीरो की कहानी सुनते हो। हीरो ही हैं वो हमारे लिए, जो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। सभी बहनें वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से ही एक हैं नीतू जी। नीतू महेश्वरी जी पश्चिम बंगाल से हैं। काफी दिन मतलब बातचीत करने के बाद काफी समय लिया था उन्होंने जुड़ने का। और फिर भी ठीक है, जितना समय लिया बहुत अच्छे से समझा। और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, क्योंकि जो समझ लेता है, जिसकी समझ में आ जाता है, फिर वो काम भी उतनी तेजी से ही करता है। तो आज नीतू दीदी का हम सब स्वागत करते हैं यहाँ पे। और उन्हीं की मुंह से सुनते हैं उन्हीं की कहानी, कैसे उन्होंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़े हुए और कैसे उनका आगे का सफर रहा। तो नीतू जी, अब आपकी बारी है। आप बताइए सभी हमारे टीम को अपने बारे में। जी नीतू। जी दीदी, राधे राधे सभी से। मैं नीतू महेश्वरी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने से पहले से ही मैं थोड़ी बहुत नेचुरोपैथ की तरफ थी। मुझे ये इंग्लिश दवाइयों से थोड़ा सा परहेज ही था शुरू दिन से ही। तो डॉक्टर बीआरसी को मैं बहुत फॉलो करती थी, उनकी रेमेडीज वगैरह फॉलो करती थी, चाहे कुछ फीवर हो या चाहे कुछ भी हो। मुझे पैरासिटामोल तो लेना ही नहीं है, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरे को पैरासिटामोल नहीं लेना है। तो उनके जो प्रोटोकॉल्स होते थे उनको फॉलो करती थी, तो ठीक भी होती थी मैं। घर पे मेरे को सब कोई वॉच करते थे कि ये मरेगी, ये करेगी, ऐसा करती है, ऐसा कर रही है, ये हॉस्पिटल जाएगी, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन मैं मेरे पे आजमाती थी हर चीज, कि नहीं, मैं पहले मैं अपने आप पर आजमाऊं, उसके बाद फिर घर वाले। तो भैया ऐसे करते बीआरसी जी के वीडियोस देखते देखते मैं सुमित आजाद जी के वीडियोस भी देखती थी। उन्हीं में से मैं गोविंद भैया के वीडियो देखने लगी। उनके वीडियो में गोविंद भैया जुड़े थे, तो गोविंद भैया को सुनी। आयुर्वेदा से थोड़ी कम कनेक्टेड थी मैं, क्योंकि उनकी नुस्खों वगैरह सुनती थी तो मेरे को थोड़ा सा लगता था कि नहीं ठीक है, ये तो और भी इजी है, घर का सामान लेके ही कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो उनके वीडियो सर्च करती रहती थी मैं। तो कुछ कुछ वीडियोस देखते 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 मेरे को अच्छे लगने लगे, मैं खुद पे आजमाने लग गई। कुछ वीडियोस में भैया ने अमृत धारा के बारे में बताया था, तो मैं वो सर्च करती थी कि अमृत धारा होता क्या है। तो कुछ कुछ वीडियोस में भैया ने बोले कि अमृत धारा ये तीनों चीज से बनते हैं। अब मेरे को कभी नॉलेज ही नहीं कि ये पुदीना शक, भीमसेनी कपूर, ये सब होता क्या है। तो भैया भैया का वीडियो में बोलना था कि किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पंसारी की दुकान काफी दूर है, बहुत दूर है। लेकिन फिर भी मन में चाह थी कि नहीं, मुझे बनाना ही है, इतना इजी तरीका बताया हुआ तो बनाना ही है। तो मैं चली गई और पंसारी की दुकान में जाती थी, और बहुत कुछ ऐसे वीडियोस देखती थी जिनकी सामग्री मिलनी मेरे यहाँ मुश्किल थी। तो वहां से मैं जितनी सामग्रियां उठाती थी, और मेरे घर में मेरी रिलेटिव के यहाँ जाती तो मेरा थैला भरा हुआ मिलता था सबको। तो उन लोग पूछते तुम क्या क्या ले लेके आती है। उनको बोलती कोई गंधक लेके आती हूँ, तो कोई वो भीमसेनी कपूर, कभी कुछ दिखाती। तुम लोग बोलते तुम करती क्या है ये सब चीज से। इनफैक्ट वो दुकानदार भी बोलते थे कि आप बेचते हो क्या कोई सामान, आपके जैसे सामान तो कोई लेता ही नहीं है हमारे यहाँ पर। और कुछ कुछ सामान तो ऐसे होते थे कि वो बोलते ये सामान तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। अब मैं भैया को फोन करके बोलती थी, भैया उस टाइम मैं नई नई जुड़ी हुई थी भैया से, तो फोन कॉल्स भी कम ही होते थे भैया से, मैसेज पे बात होती थी। फिर भी भैया ऐसा नहीं कि कभी कॉल किया तो उसका मैसेज पे रिप्लाई तो पक्का ही करना है, वो जल्दी से फोन नहीं उठाते थे। तो मेरे को यूँ लगता था कि भैया से कांटेक्ट कैसे करूँ, कैसे जुड़ूं भैया से। उनकी वीडियोस के दौरान ही मैं बहुत कुछ करना सीख गई थी। इसी बीच में मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी शुरू हुआ, तो भैया से मैं व्हाट्सएप से पूछी थी, भैया बताते गए, वो रेमेडीज मैं अपने आप पर आजमाती गई, तो फर्क लगने लगा। घर पे मेरी बहुरानी है,
वो मेरे को बहुत विश्वास करती है मेरे पे। तो वो मेरे को पूछती थी कि चाची क्या करती हो आप? तो मैं उसको बताती थी कि देख मैं ऐसा-ऐसा करती हूँ, मेरे को फ़र्क भी है। तो ऐसे करते-करते भैया के वीडियोज़ काफ़ी देखते-देखते मैंने एक टाइम भैया की यूट्यूब वीडियो में रीना दी का वीडियो देखा मैंने। उसमें उन्होंने पैड का एक डेमो करके दिखाया, तो मेरे को ये क्या चीज़ है? पैड पैड ही तो है। तो मैं उनका उनका नंबर डिस्प्ले किया हुआ था यूट्यूब में। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया, रीना दी का नाम सेव किया मैंने सैनिटरी रीना दीदी ऐसे नाम करके सेव कर दिया कि ताकि मिस्टेक ना हो। फिर भैया से मैंने पूछा, भैया के ग्रुप में ही एका जन का वो एडवर्टाइज़मेंट टाइप का ही आया था। मेरे से कन्फ्यूज़न हुआ था। ऐसे कोई बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाने वाले कोई और भी है संस्था शायद। तो भैया के ग्रुप में किसी ने एडवर्टाइज़मेंट किया, तो मैं 2 जन से कॉन्टैक्ट में आई, एक रीना दी से और एक और जन कोई थे। इस बीच में कन्फ्यूज़न बहुत हुआ। जिनसे मैं कॉन्टैक्ट की तो उनसे मेरे को लिंक मिला। उन्होंने कहा कि आप ये ज़ूम मीटिंग अटेंड करो, आपको समझ में आएगा। मैंने अटेंड किया, तो उसमें कुछ-कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे यहाँ लगती नहीं थी। मेरे को मन में शांति नहीं पड़ी। फिर रीना दी से ही बात की, तो रीना दी मेरे को स्टार्टिंग में मैं बात करते वक़्त रीना दी को मैं बोली दीदी मेरे को गोविंद भैया आपका नंबर दिए। तो दीदी मेरे को बोली हाँ, बोलिए आपको क्या? मेरे को कुछ जानना था। तो मेरे को स्ट्रेट अवे रीना दीदी ऐसे बोली कि आप हमसे जुड़ना चाहेंगी? तो मेरे मन में ऐसे खटका कि ये स्ट्रेट मुझे जुड़ने की बात कर रही है, नहीं ये बंदी सही नहीं है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा, तो मैं थोड़ी उनको कतराती थी, मैं उनको अवॉइड करती थी। फिर वो दूसरी वाली ग्रुप वाली मेरे को कॉन्टैक्ट करके मेरे को बार-बार कॉल करके बुलाते थे कि आप अटेंड करो, आप इधर आओ, आपको ये पैड ऐसा है, दूसरे वाली संस्था वाले पैड इतने पैसे का है, कोई अफोर्ड नहीं करेगा। इतने कॉल्स आने लगे कि मैं परेशान हो गई। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये दीदी कौन है और वो दीदी कौन है? कन्फ्यूज़न था मेरे को बहुत। तो फिर भैया से मैं बोली, "भैया, जो मैंने वीडियो देखा था वो दीदी कौन है?" बोले, "वो रीना दीदी है।" तो मैंने नंबर शेयर किया, तो भैया ये दीदी है क्या? तो ये कितनी ऑथेंटिक है? मैंने भैया से इतना पूछा कि भैया ये कितना ऑथेंटिक है? तो भैया बोले, "आप निश्चिंत से बात कर सकते हो।" तो मेरा उस टाइम में गोविंद भैया के साथ ऐसा रिलेशन हो गया था कि उन पर मेरा विश्वास ऐसा बढ़ गया था, शायद गोविंद भैया को भी इस चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं भैया पर इतना विश्वास करने लगी थी, मुझे लगा कि भैया जिस पर हाथ रख दें, वो मेरे लिए सही है। तो रीना दी से बात की, उनको मैंने बोला कि दीदी मैं समझना चाहती हूँ इसको, क्योंकि बिना समझे मैं कैसे जुड़ूँ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको मैं लिंक शेयर करूँगी, आप एक बार मीटिंग-वीटिंग जॉइन करिए, सब सुनिए। तो डेली दीदी देती थी मेरे को मीटिंग का लिंक देती थी। कभी-कभार मिस भी हो जाता था। जब मिस होता था, तो मैं भैया भाभी को दीदी को चला के मैं फ़ोन करती थी, दीदी आज तो मीटिंग की लिंक नहीं आई। कुछ ज्ञान की बातें इतनी होती थी कि मेरे को लगता है कि नेक्स्ट डे भी सुनूँ। लेकिन स्टार्टिंग में ये ज़रूर हुआ मेरे साथ, वो दीदी मेरे को लिंक दी तो उसमें टाइम था 11 बजे का। मैं अपनी तरफ से मैं सजेशन दे रही थी दीदी को, आज भी याद है मुझे कि दीदी ये टाइमिंग बहुत ऑड हो जाता है। इस वक़्त तो सबका वर्किंग आवर रहता है, तो इस टाइम में तो किसी को टाइम नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। मैं अपने हिसाब से उनको गाइडेंस दे रही हूँ, ये मुझे मालूम नहीं कि सामने वाला जो बंदा है वो कितना एक्सपीरियंस है। तो दीदी ने कभी कुछ बोली नहीं वो मेरे को, तो मैंने जो बोला वो सुन ली, फिर लिंक शेयर करने लग गई। 2-3 बार लिंक शेयर की, फिर मैंने उनको बोला कि दीदी मेरे को एक बार पैड तो मँगवाना है, मेरे को मन तो है एक बार एक्सपीरियंस करने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर आपको तो ऑनलाइन ही पैड लेना पड़ेगा, आपके सिलीगुड़ी में तो कोई नहीं है। कूच बिहार में स्वरलिपि दीदी का मेरे को उन्होंने कॉन्टैक्ट दिया था। तो स्वरलिपि दीदी से भी मैं बात की थी, वो भी बहुत अच्छे से अटेंड की मेरे को कि हाँ, ऐसा-ऐसा पैड है, ये है, वो है। तो उनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया, उनसे मैंने पूछा दीदी क्या ख़ासियत है इस पैड में? तो उन्होंने मुझे डिटेल दिया कि अनाइन चिप है, ये है, ऑक्सीजन लेयर है सारा, ठीक है। फिर भी मेरा मतलब ये यहाँ शांति नहीं पड़ेगी ना, इतना कुछ समझ के मेरे को समझ में नहीं आएगा। मैं फिर रीना दी को बोली, "रीना दी एक बात बताइए कि अगर मैं किसी को बताऊँ कि ये कंपनी है कहाँ की?" क्योंकि लोग सवाल बहुत करते हैं।
जैसे मेरा भी सवाल ही था एक तरह से कि ये कंपनी कहाँ की है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या काम करता है, जो बायोडिग्रेडेबल बोल रहे हैं तो सच में वैसा है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरा कंपनी का डिटेल भेज दिया। मैं उसको काफ़ी अच्छे से रीड की, काफ़ी दिनों तक रीड की, सर्च की इसको मैं। फिर अल्टीमेटली मैं ऑर्डर की दीदी से। दीदी ने मेरे को पैड भिजवाया। मेरी घर में प्रॉब्लम एक थी, मेरी बेटी को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होते थे। इतने ज़्यादा पेन कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि इसके पीरियड आए ही ना। क्योंकि घर में एक मातम का माहौल सा छा जाता था, क्योंकि उसका पेन इस कदर से होता था। जब मेरे को डिक्लेयर करती थी कि मम्मी मेरे को पीरियड्स आ गए, मेरे को टेंशन पहले से होती थी कि अब मैं इसको कैसे सँभालूँ? क्योंकि ना कमर सँभलती है, ना पेट, ना पाँव। मैं अपनी तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग वाले को भी मैं जॉइन की हुई थी, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट करती थी कि भैया इसका कुछ रेमेडी है क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे फैमिली डॉक्टर थे, होम्योपैथिक। हमारे घर में स्टार्टिंग से होम्योपैथिक पे ही ज़्यादा बिलीव करते थे। मेरे मेरे हस्बैंड भी होम्योपैथिक की तरफ ही थे, तो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। उनसे मैं बात करती थी, तो वो मेरे को बोलते थे कि ऐसा पेन किलर कुछ नहीं होता है, कभी भूल से देना भी मत उसको। तो मैं बोलती थी जब पेन किलर मैं नहीं दे सकती, तो मेरे पास कुछ तो ऑप्शन होना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे रोते-बिलखते नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे बायोकेमिक्स सजेस्ट किया है। मेरे घर में होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी मिल जाएँगी, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम घर पे एलोपैथिक तो लाते ही नहीं हैं, बहुत इमरजेंसी में लेनी पड़ती है। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स तो जैसे भैया मेरे को कभी इमरजेंसी में बोलते थे, तो मैं बोलती हाँ भैया मेरे पास ये है, एनी टाइम वो रेडी रहता था। और बायोकेमिक्स भी मैक्सिमम मेरे पास रहते ही थे। तो उसके पास फिक्स था 4-5 दवाई बायोकेमिक्स का, कि जब भी पेन होना है तो उसके रैक में पड़ा ही रहता था। जब उसको जो बोलती थी कि मेरे को पीरियड्स हो गए, सबसे पहले मैं दवाइयाँ ला के रखती थी और फ्लास्क रेडी रखती थी, कि बस इसका पेन चालू हो जाएगा, उसको मैं बोलती थी कि तुम चालू कर ले, तुम दवाई खाना चालू कर ले। लेकिन वो दवाई खाते-खाते भी बहुत समय लगता था उसका, पेन सबसाइड होने में बहुत समय लगता था। और घरवाले परेशान, जब इसके पापा सुन लेते थे कि प्राची को पीरियड्स आ गया है, तो ये अपना एसी का रिमोट लेके रेडी, इधर भाई फ्लास्क लेके रेडी, मैं उसका सेकने वाला पैड है वो लेके रेडी, सामने दवाई रेडी। इतने परेशान, पूरे फैमिली परेशान, मतलब सबका चेहरा उतर जाता था कि प्राची, क्योंकि वो इस कदर रोती थी, सांस नहीं आता था उसको। तो मेरे को लगता था भगवान मुझे कुछ ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं इसका जीवन संवार दूं, क्योंकि मुझको मेरे को उस पेन में उसको देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मेरे को लगता है कि पीरियड्स नहीं आए इसको, इसके ज़िंदगी से पीरियड्स चले जाए, मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि उसको मैं ऐसे हर में देख ही नहीं पाती थी। तो इस दौरान मैं वो पैड ऑर्डर भी की, सुना था बहुत कुछ, मैं भी ऐसे फ़ील करती थी कोई पैड भी कोई ऐसा कोई पेन रिलीफ़ कर सकता है क्या? तो सोचा चलो ठीक है, पैड ही तो है, जो एक्स-वाई-ज़ेड अपने मार्केट के पैड यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यही सही। तो मैंने यूज़ करवाया उसको, तो शुरुआत के दिन में ही मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी फ़ील ही नहीं होता कि कुछ पहना है। वो बार-बार चेक करती थी कि मैं पहनी हूँ तो हूँ नहीं, कुछ है तो लगाया हुआ है कि नहीं है, वो चेक करती थी। तो उसको मैं पहले ये पूछती थी कंफर्टेबल लग रहा है ना तुमको? बोले फ़ील ही नहीं होता मम्मी, मैं क्या कंफर्टेबल की बात करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, तुमको चेक करना पड़ रहा है। तो वो यूज़्ड टू होती गई, एक एक साइकिल उसका निकला, उसका पेन में कुछ आराम हुआ। फिर भैया की वीडियो में देखी थी, भैया की वीडियोज़ में मुझे सुनाई दिया था कि कुछ पेन के दौरान गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच घी डाल के पिलाओ। और मेरी बेटी घी पिए नहीं बिल्कुल भी। तब उसको मैं एक बात बोली, "तू मरता क्या नहीं करता? तुम इतनी पेन से गुज़र रही है, तो तुमको तो ये पीना ही चाहिए, या तुम्हारी मर्ज़ी तुमको जो करना है।" तो वो मजबूरी से पीती थी, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो पैड से मेरा पेन गया नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम हो गया। 1 महीना उसने यूज़ किया, सेकंड महीने में उसका ऐसा हुआ कि उसकी जॉब लग गई। उसको फर्स्ट डे अटेंड करना था बैंक में, और शायद उसकी साइकोलॉजी के चक्कर में है, उसका कुछ भी समझ लीजिए कि हम सफ़र करके जा रहे थे, सिलीगुड़ी से बाहर जलपाईगुड़ी में हम उसकी पोस्टिंग थी। तो वो सफ़र के दौरान उसको एंग्ज़ायटी हो गई और बोल रही है कि मम्मी मेरे को वापस पीरियड्स का पेन चालू हो गया। अब पेन आना तो ये तो संभव ही नहीं है, हम तब तक कंफर्टेबल ही थी। लेकिन वो बार-बार कंप्लेन कर रही थी कि मुझे पेन, लेकिन उसका साइकोलॉजी था वो।
तब मुझे ऐसा लग रहा कि मैं जैसे जलपाईगुड़ी पहुंची, वहां सब अनजान, किसी को जानती नहीं मैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा घर मिल जाए जहां मैं उतर जाऊं, जहां मुझे गर्म पानी मिल जाए, घी मिल जाए, लेकिन अनजान जगह में मेरे को कौन देने वाला। फिर किसी सूरत से मैं अपने हस्बैंड को कांटेक्ट की, मेरे जेठ जी के बेटे हैं, उनसे कांटेक्ट की, उनका काम धाम होता है वहां पर। तो उसने बोला कि बैंक के बाजू में ही एक घर है, आंटी आप वहां जा सकते हो। उनके घर लेके गई मेरी बेटी को, जाते उनको बोली भाभी रिक्वेस्ट है आपको, बस एक कप गर्म पानी दे दीजिए और एक चम्मच घी दे दीजिए। तो उसको वो तुरंत बेचारी ला के दी, मेरी बेटी ने पिया। पीने के संग संग 10 मिनट हुआ होगा उसको, उसके चेहरे में ग्लो ही अलग आ चुका था। तो मैं समझ गई थी कि अब सब कुछ ओके है। तो वहां की भाभी मेरे को बोली कि आपने किस लिए दिया है इसको। मैं बोली भाभी इसको पीरियड्स का पेन होता है, तो उस चक्कर से। तो वो बोली हम लोग तो अजवाइन का पानी ये सब देते हैं। तो मैं बोली भाभी वो भी काम करता है, लेकिन ये जितना काम करता है मैजिकली मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा है। तो उनको भी बोला कि चलो एक नया एक्सपीरियंस हुआ। वो बैंक ज्वाइन किए, बहुत कंफर्टेबली ज्वाइन की, लौट के आई। उसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसा आया कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी। बेटी जॉब में लग गई, बेटा मेरे पढ़ाई के लिए कलकत्ता निकल गया, पीछे से रह गए मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे को उस वक्त ऐसा फील होता था कि मैं करूंगी क्या अकेले, मेरे को तो डिप्रेशन हो जाएगा, बच्चों की बिना आदत नहीं है। तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा काम आ जाए, मैं कहीं ऐसे डाइवर्ट हो जाऊं। और कुछ कुछ ऐसे उस टाइम में सिचुएशन बन गए थे कि मैं बहुत तकलीफ में थी, मेरा मन बहुत तकलीफ में था। तो मुझे लगता कि मुझे कुछ ऐसा चीज मिल जाए कि मैं जुड़ जाऊं तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो इसी बीच में रीना दी से बात हुई, मीटिंग अटेंड किया, बहुत कुछ ज्ञान मिलने लग गया। और जिस लाइन में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी वही लाइन मुझे मिल गई, तो चार चांद लगे उसमें। तो मैं दीदी को मैं बोली दीदी मुझे तो एनी हाउ मैं तो ज्वाइन तो करना है। ये ऐसा जॉब है जिसमें सामने वाले का आप सामने वाले की आप सेवा करते हो, सामने वाले के आशीर्वाद मिल सकता है आपको, इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है। लाइफ में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई मेरे पास, बहुत जन बोले कि तुम कर सकती हो, तुम घर बैठे बहुत कुछ काम कर सकती हो, तुम नॉलेजेबल हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम। बहुत मेरे फ्रेंड्स बोले मैं तुमको हेल्प करता हूँ, तुम कुर्ती का काम कर लो, ये कर लो। लेकिन मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया। मेरे को लगता था कि इतने इसमें इतना झमेला है, मैं अगले को पकड़ाऊंगी, वो फिर बोलेगी डैमेज हो गया, ये वो इतना झमेला मुझसे नहीं होगा। वो काम करूँ जो मेरे दिल को पसंद हो, जो मेरे को शांति पड़े। इस बीच में ये काम आया। लेकिन सडनली वो रीना दी का मेरा बहुत हेल्प रहा, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत गाइड किया, मुझे बहुत गाइड किया। मैंने एक एक स्टेप में उनको पूछा दीदी अब क्या करूँ, दीदी अब क्या करूँ, अब आप ऐसे कर लीजिए, आप पासवर्ड ऐसे कर लीजिए, आपने लिंक पे जाके अपना अकाउंट देख लीजिए, स्टार्टिंग में आप हाफ फ्रेंचाइजी ले लीजिए। अब फ्रेंचाइजी क्या होती है वो समझ में ही नहीं आता, टॉप अप क्या होता है, नए नए वर्ड सुनने को मिलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तब उन्होंने मुझे स्वरलिपि दीदी की का ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवाए। वो जूम मीटिंग लेती थी शाम को, वो मेरे को मीटिंग में बुलाती थी कि आप एक बार आओ, मीटिंग आप ज्वाइन करोगे, मीटिंग में आओगे तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि पिन क्या होती है। अब यहाँ पर पिन भी बोल रहे हैं या किट भी बोल रहे हैं, मैं टोटली कंफ्यूज, ये पिन क्या होता है, ये किट क्या होता है, और फ्रेंचाइजी है, ये हाफ फ्रेंचाइजी क्या होती है, फुल फ्रेंचाइजी क्या होती है, टॉपअप क्या होता है, आईडी टॉपअप क्या होता है, सारे मेरे लिए एकदम कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात थी कि टर्म्स ही अलग यूज कर रहे। तो मैं क्या कैसे काम करूँ, समझ में नहीं आता। मैं तब दीदी को बोलती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो स्वरलिपि दीदी बोलती थी कि आप मीटिंग में आते जाओ नीतू जी, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना था, कि मैं अब घुस गई हूँ तो मुझे अब मेरे को ऐसा फील होता कि, लेकिन घर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने ये संस्था ज्वाइन की है। मैं बस मेरे बेटे को बोलती थी बेटा इतना तुम डिपॉजिट कर दे। तो मेरे को बोलता था कि किस चीज के लिए चाहिए आपको पैसे। तो मैं बोली नहीं कुछ नहीं, मेरे को कुछ खरीदना है, तो मेरे को पैसे डिपॉजिट कर दे बस, तेरे को मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी, मैं उसको इतना बोलती थी। तो स्टार्टिंग में हाफ फ्रेंचाइजी मैंने ऑर्डर किया। वो धीरे धीरे जो आसपास के लोग हैं, जान पहचान, ठाकुर जी की कृपा से जान पहचान अच्छी खासी थी।
तो बातों पर बिलीव भी करते थे। तो स्टार्टिंग की जो हाफ फ्रेंचाइजी आई वो तो सेल हो गई। दीदी को बोली, दीदी मेरी तो सारी सेल हो गई है। खुश भी थी क्योंकि मीटिंग में आते थे, सब कोई अपना-अपना अनुभव बताते थे कि मेरी आज ये किट सेल हुई, मेरी वो किट सेल हुई। स्टार्टिंग में मेरे को पाउच सेल करने में मेरे को दिक्कत होती, मैं कैसे सेल करूँ? तो दीदी मेरे को बहुत गाइड करती थी। तो ऐसे करते-करते स्टार्टिंग की हाफ फ्रेंचाइज़ी सेल हो गई, तो मुझे और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन डर ये था कि इसका फीडबैक कैसे आएगा? घर का तो फीडबैक था, लेकिन लोगों का फीडबैक कैसा है? सच में उनको पसंद आएगा, नहीं आएगा? कि सच में ये बोलेगी कि ये नीतू ने क्या पकड़ा, ज़बरदस्ती पकड़ा दिया, अब उसकी मान-सम्मान के चक्कर में ले तो लिए, अब उनका फीडबैक क्या आएगा? मेरे को ये टेंशन। तो दीदी बोलती रहती थी कि जिसको भी दो, उनसे फीडबैक लिया करो, आपके अनुभव शेयर किया करो। तो मीटिंग में सुनती रहती थी सबका, तो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज भी गेन करने लग गई थी कि हाँ, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, किसी को कैसे बोलना है। ऐसे करते-करते काफ़ी जगह मैंने पाउचेज़ सेल भी किए और मीटिंग में आने के दौरान मुझे समझ में आया कि कोई हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, तो कोई आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, तो उससे आइडियाज़ मिलती गई मुझे कि चलो हाँ, यहाँ पर भी जा सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ। वहाँ पर मेरी काफ़ी पुरानी जान-पहचान है, तो जो भी देखते हैं मैं एक्सरसाइज़ वगैरह करती हूँ, 1 डेढ़ घंटे के लिए एक्सरसाइज़ करती हूँ, सबको नोटिस में आती हूँ मैं, तो पूछते रहते थे उन लोग। तो उनको मैं हिम्मत करती थी कि मैं ऐसे-ऐसे कोई संस्था से जॉइन की हूँ, तो ऐसे पैड है, तो हर कोई बिलीव नहीं करता था वो। तो मेरे को ऐसा टेंशन होता था कि मैं कैसे किसी के पास जाऊँ, किसको बतलाऊँ? तो अपने रिलेटिव ही नज़र आते थे। तो रिलेटिव्स को देती थी तो ठीक है, दीदी दी है तो कुछ ढंग का ही होगा, क्योंकि उनको दिमाग में ये था कि ये शुरुआत के दिनों से ही ये नेचुरोपैथ की तरफ है, ये हमेशा सबको यही मोटिवेट करती थी कि आप घर के इलाज करो। ये बाहरी इलाज, ये अंग्रेज़ी दवाई मत करो, घर के इलाज करो। अमृतधारा का बताती थी सबको कि अरे इसको हेडेक हो गया तो अमृतधारा। अच्छा, अमृतधारा का ऐसा हुआ कि भैया से मैं सीख चुकी थी। अमृतधारा के लिए तीनों चीज़ें लेके आई, भीमसेनी कपूर, पुदीना शत, अजवाइन शत लेके आई। भैया जैसे-जैसे बताते गए वो वीडियो में बताए, खुशी भी होती थी देख के। वो काँच की बॉटल में डाल दिया, धूप में रख दिया, सच में वो लिक्विड हो गया तो खुशी होती, अरे वाह! अमृतधारा मैं बना ली। अपने आप की बड़ी उपलब्धि मानती थी उस चीज़ को। तो छोटे-छोटे कंटेनर्स में वो भर के रखी। तो एक एक छोटी डब्बी मम्मी को दे दी। बेटा आया, बेटा को उस वक़्त ऐसा हुआ कि उसको हेडेक हो रहा था। तो वो जो अमृत धारा मैं किसी बॉटल में फ़िल कर रही थी, तो वो हाथ में अमृत धारा लग गया था। तो खुशबू तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी, फैल गई। तो उसी वक़्त उसका हेडेक भी हो रहा था, तो मैं उसके नाक में सुंघाई। तो बोले, "अरे! ये तो बाम जैसा लग रहा है, क्या है? बड़ा मस्त चीज़ है।" आँख खुल गई मेरी। तो आप कुछ किए होंगे पक्का। कुछ ना कुछ तो घर का कुछ ना कुछ तो पहले से किए होंगे। उसका उसका वर्ड ही है पहले से, मतलब कुछ भी न्यूट्रिशनल चीज़ तो किए होंगे। तो मैं बोली हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है। और कुछ-कुछ घर के मेंबर्स लोग थोड़े बहुत बिलीव ऐसे करते थे कि मेरे घर में कुछ ऐसी घटना हुई, मैं डॉक्टर बीआरसी को देखती थी, तो उनके उनके छोटे-छोटे नुस्खे वगैरह भी मैं फ़ॉलो करती थी। तो उस बीच में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को कुछ दिनों से वो कंप्लेन कर रहे थे, मेरी छाती में थोड़ा पेन रहता है, छाती में थोड़ा पेन रहता है, ऐसे बोलते रहते थे। तो वो डॉक्टर बीआरसी का मेरा सुना हुआ था कि कुछ रखो ना रखो घर में, अदरक ज़रूर रखो। तो अदरक मैं सबको एक बात बोलती थी कि अदरक मस्ट है, भले कुछ भी हो जाए, भले 100-200 रुपए कितने रुपए किलो हो जाए, लेकिन अदरक रखना एनी टाइम। वो उस दिन ऐसा हुआ मेरे साथ घर पे बच्चे लोग सब अपने-अपने घर पे पढ़ाई कर रहे थे। मेरे हस्बैंड डाइनिंग टेबल में बैठे नाश्ता कर रहे थे और मैं कुछ ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी थी, तो मुझे डर भी लगता था और इनको ये कोविड से गुज़रे हुए भी थे, तो मुझे बहुत टेंशन भी होती थी इनको लेके। कभी-कभी वो छाती में पेन है, ऐसा रहता है, यूँ बोलते रहते थे। तो एक तरह से मैं बहुत इन पे नज़र रखती थी, ये बोल सकते हो। कभी-कभी बोलते थे कि छाती भारी-भारी हो रही है, कुछ हार्ट बीट कभी रुकती है, कभी तेज़ होती है, यूँ बोलते रहते, तो मुझे टेंशन होता था। क्योंकि मैंने डीआरसी को सुना था, डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी को मैंने सुना था, तो मुझे बहुत टेंशन होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अलग जगह पे बैठ के नाश्ता कर रही थी और मेरे हस्बैंड चेयर में बैठे-बैठे नाश्ता कर रहे थे। तो वो अचानक से ना धीरे-धीरे हाथ छाती में हाथ रखते, ऐसे ऐसे करते-करते वो नाश्ता करते-करते वो उठ के बेसिन की तरफ गए, हाथ धोने लगे
धो के आके बस चेयर में ऐसे बैठे और हाथ ऐसे का ऐसे ही रह गया उनका और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और मैं उनको कंटिन्यूअसली वॉच करती कि कुछ हुआ? मैं उनका आवाज़ लगा रही थी, कुछ हो रहा है? कुछ तकलीफ है? तो वो कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं तुरंत दौड़ के गई उनके पास। तो मतलब उनसे उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही बार-बार, तो मैं तुरंत मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तुरंत किचन में दौड़ी, अदरक लिया, अदरक को खूब कूटा मैंने। कूट के इतना छोटे-छोटे पीसेस बना ली, तुरंत उनके मुँह में डाली, मैं उनको बोली खूब चबाइए इनको, खूब चबाइए। तो वो चबाने लग गए। फिर मेरे को पता था कि पोस्चर कुछ अलग करना पड़ता है, चेयर से नीचे बैठाना पड़ता है, लेकिन मेरे बस की थी नहीं है, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई। मैं दोनों बच्चों का नाम ली, मैं ज़ोर से चिल्लाई, कोई सुनाई नहीं दिया, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तब सुनाई दिया, दौड़ के आए उन लोग, बोले पापा को पकड़ो तुम लोग। पापा को उन लोग पकड़े, नीचे बैठाए, उकुड़-उकुड़ करके बैठने का था, वो पोस्चर में बैठाए और कंटिन्यूअस उन लोग को बोले तुम लोग पकड़ो पापा को, मैं मैं इनको अदरक देती हूँ। तो उनको मैं कंटिन्यूअसली बोली हूँ, चबाओ, जितना चबा सकते हो चबाओ, जब तक आँख से आँसू ना निकले तब तक चबाओ। वो भी मेरा बात सुने। वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, लेकिन मेरा बात उनकी मतलब चल रहा था कि मेरे को क्या करना है, तो उनको कंटिन्यूअस चबा रहे। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि 15 से 20 मिनट के बाद से वो थोड़ी नॉर्मल होने लग गए। तो उनको उठाने की कोशिश कर रही थी, तो धीरे-धीरे उनका पाँव-वाँव भी खुला, उनको लेटाए। मेरा बेटा तो मतलब उनको गले लग के रोने लग गया कि पापा मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, मैं डर गया था। लेकिन उनको काफ़ी हद तक आराम मिल चुका था। उस दिन से मुझे इतना विश्वास हुआ कि घर की चीज़ में ताकत तो है। मैं उसमें अब और डीप चली गई। भैया से जुड़ गई, भैया के कुछ-कुछ नुस्खे अपनाने लग गई। अमृतधारा घर पे आ गया। फिर कुछ प्रॉब्लम होती थी, भैया से कॉन्टैक्ट करती थी, भैया बताते थे। भैया के बाद अप्लाई करती थी, वो भी सही होता था। तो घर वाले भी बिलीव करने लगे कि हमारे तो घर में एक डॉक्टर यही है, छेड़ते थे मुझे। फिर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नुस्खा आया कि किसी को मैंने कॉल किया कि भई वो काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई है, तो उनसे बात करते वक़्त वो बोली कि क्या करूँ मामी जी छोटा बच्चा है, परेशान हो रखी हूँ, बेड से नीचे गिर गया, 6 महीने की बच्ची थी, बेड से नीचे गिर गया, आँख पूरी सूज गई है, आँखों में पूरी काली आ गई है। उसकी फ़ोटो दिखाई, तो भैया की कुछ वीडियो में सुना हुआ था मेरा, कुछ-कुछ पोस्ट में सुना हुआ था, देखी थी मैं कि गुनगुना घी लगाओ, तो उसको मैं तुरंत बोली, "अरे कुछ सामने तो तुम है, पीयर में है तो गुनगुना घी कम से कम दिन में 3-4 बार, 5 बार जितनी लगा सकती तू लगा।" तो ठीक है मामी जी, वो मेरे को भी बिलीव करती थी। तो उसने लगाया वो भी, शाम तक मेरे को बोलती उस बीच में मैं गोविंद भैया से कन्फर्म करने के लिए मैं फ़ोन की, "भैया ऐसे-ऐसे बच्चों को बच्चे की आँख में ऐसे चोट लग गई है, काला हो गया है, तो मैं क्या करूँ? उसको मैं गुनगुना घी तो बोलती हूँ।" तो भैया बोले, "शहद लगाने बोली है।" तो मैं उसको वापस से मैसेज की, "तुम घी नहीं लगा, तुम शहद लगा।" तब तक उसका मैसेज मेरे पास आ चुका था, "मामी जी उसका बहुत ठीक हो गया।" उसका काला तो पूरा चला ही गया, स्वेलिंग पूरी चली गई। मैंने कहा, "जय हो गोविंद भैया की।" मैं तो लाज बच गई कि मैंने किसी को रेमेडी बताई, तो वो मतलब काम कर गया। तो ऐसे करते-करते घर में काफ़ी कुछ मैं भैया की रेमेडीज़ अप्लाई करती रह गई। तो भैया के थ्रू से रीना दी से मुलाकात हुई, रीना दी से पैड का मिला, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक जगह ऐसा हुआ कि मैं कुछ मौका देखती थी कि मेरे को कहीं ऐसा मिल जाए कि मैं वहाँ जाके 4-5 लेडीज़ लोग मिल जाए, वहाँ जाके मैं कुछ डेमो कर सकूँ। दीदी मेरे को बोलती थी कि दीदी सबको ही बोलती थी कि घर में कम से कम एक आप लोग डेमो करो। जब तक आप लोग घर में हाथ से डेमो नहीं करोगे, तो आपका विश्वास जगेगा ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। वाक़ई में वही हुआ कि घर पे डेमो जब तक नहीं करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सामने वाले के सामने तो आप हड़बड़ा के पता नहीं क्या से क्या कर लोगे। तो सच में मैंने घर पे डेमो किया, उसके बाद मेरा विश्वास जगा। फिर मैं एक जगह मैं मेरी मॉर्निंग वॉक के यहाँ जाती थी, तो उस जगह एक ऐसा हॉल बनाया हुआ था, जहाँ 2-3 दीदी लोग योगा सिखाती थी। तो उनके यहाँ गई मैं, उनसे मैंने परमिशन माँगा, मैंने उनको बोला कि दीदी मेरे को बस 15 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को समझाना है, अपनी लेडीज़ के बारे में। तो उन्होंने उस दिन तो मना कर दिया, उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरे से बाद में बात करिएगा। तो शुरुआत के तौर पे ऐसा होता था कि उन्होंने मतलब मना कर दिया, तो थोड़ी निराशा भी होती थी। लेकिन फिर भी वो मैं मीटिंग में सुनती थी कि बहुत निराशा चीज़ सामने आएगी आपकी, लेकिन आप निराश मत होना। कॉन्फिडेंस अपना
खोने मत देना। तो घर पे आती थी तो मैं सोचती थी कि उसने मेरे को मना कर दिया। वो किसी को बतलाती थी पैड के लिए तो हाँ ठीक है, हाँ इतना कुछ लेक्चर देती थी, तब जाके लास्ट में वो बोलती थी हाँ ठीक है आपको बताएंगे, ठीक है देखेंगे। तो यूँ लगता था कि मेरा तो बोलना बेकार ही गया। फिर मीटिंग अटेंड करती थी, फिर मीटिंग में दीदी मोटिवेट करती थी कि आपको डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। सामने बहुत कुछ नेगेटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव आएँगे, उसको सारा का सामना करना है। कुछ-कुछ पॉजिटिव आएँगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स आएँगे। तो वो नेगेटिव को वो दीदी की बात दिमाग में रखती थी कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है। जब तुम इसमें कूद पड़ी है, तो तेरे को कुछ करना ही है, पहुँचाना ही है। ये इन्फॉर्मेशन तो सबके पहुँचाना ही है, भले ही किसी के पास कुछ भी करना पड़े। तो उनके यहाँ गई, उनके यहाँ मौका मिला, उन्होंने सुना, तो मैं सामान लेके गई। दीदी से मैं कन्फर्म की दीदी मैं कैसे बोलूँगी? सामने वाले के यहाँ प्रेज़ेंट कैसे करूँगी? मैं शुरुआत कैसे करूँगी? तो दीदी बोली करना कुछ नहीं है, आप सोच के कुछ और जाओगे, वहाँ बोलोगे कुछ और, तो लाइवली जो बन पड़ेगा वही होगा। आप सोचते हो कि आप कुछ पढ़ के जाओगे तो वो आपसे कभी कुछ नहीं होगा। ऑन द स्पॉट जो बोल पाओगे, जो निकलेगा आपसे वही वही बोल डालोगे। और एक्चुअली में वैसे ही हुआ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं सिरिंज वगैरह लेके गई थी और उनको जब लाइव डेमो दिखाया, सच में जो 8-10 लेडीज़ लोग बैठी हुई थी, उनमें से 5 लेडीज़ खड़ी हो गई। तो उन लोग देखते कि सच में ऐसा होता है, पैड में सच में ऐसा है, ये जेल है, हाथ में लगाते हैं। मैं उनको हाथ में लगा के दिखाई, मैं बोली इसको खा भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला खा मत लेना, मैंने ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये केले का फाइबर ही तो है। ये पेट को साफ भी करता है, एलर्जीज़ को दूर करता है, फेशियल क्रीम बना सकते हो आप। तो उन लोग ऐसा सुन के मतलब सरप्राइज़्ड हो गए कि ऐसा कुछ भी होता है क्या? तो कुछ-कुछ लेडीज़ लोग थी कि बिलीव नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको पाउचेज़ निकाल के दिए, उसमें से मैंने कहा कि आप लोग एक-एक लेके चले जाओ पीसेस। आप लोग एक-एक यूज़ करवाओ, आप लोगों को बिलीव नहीं होता है, तो एक बार ट्राई कर लो घर पे। उसमें से 2 ट्रेनर्स थी, उन्होंने उनमें से एक ट्रेनर तो मेरे से ले ली और एक ट्रेनर की बात ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे बताया कि आप तो बोलते हो कि ये हर लेडीज़ के हर एक यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करता है। तो मेरी माँ 70 साल की है, उनका बच्चादानी बाहर निकलता है, वो बहुत परेशान हैं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, डॉक्टर उनको बोले हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है इनका। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते क्योंकि ये एज ऐसी है जहाँ ऑपरेशन करवाने में बहुत रिस्क है। तो मैंने उनको बोला दीदी अगर आप मेरे पर बिलीव करते हो, तो एक बार ये पैड ट्राई करिए, जैसे मैं बताती हूँ वैसे करिए। तो उन्होंने बोला पैड ये पैड कैसे करेगा? तो उन्होंने उनको मैंने प्रोसेस बताया, जैसे दीदी लोग को सुना था मैंने, वहाँ पर प्रोसेस बताया कि अनाइन चिप में 2-4 चम्मच पानी डालिए, ऐसे पहनाइएगा। तो उनको एक मैंने फ्री में पाउच दिया, एक उन्होंने खरीद लिया। लेकिन वो जो डेमो देख के वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने बोला कि यार अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, इतनी मानव सेवा के लिए ये काम पे उतरे हो, तो मुझे भी करना है ऐसा काम। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप पहले आप यूज़ कर लो, आप एक्सपीरियंस ले लो, आपको जब भरोसा हो जाएगा, तब आप मुझसे बात करिएगा। मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं बोला कि आप मेरे को जॉइन करो, कभी नहीं बोला। वो दीदी लेके चली गई, इस बीच में काफ़ी कुछ सेलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। 10-11 दिन के बाद उनको मैं चला के दीदी दीदी का बोला हुआ था कि जिसको भी पैड दो, उनके नंबर आप ज़रूर सेव करके रख लो ताकि उनसे फीडबैक ले सको। तो मैंने उनके नंबर सेव करके रखा था, तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने उनसे बोला कि दीदी आप आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी माँ कैसी है? तो वो मेरे को बोलती है, "अरे नीतू मैं तो आपका नंबर ही भूल गई थी, मिसप्लेस हो गया।" मैंने कहा बिलीव नहीं होता है, माँ को बहुत आराम है। वो तो ऐसा बोलती है कि मेरे को तो ऑपरेशन नहीं करवाना है, तू मुझे पैड ला के दे दे, मेरे को तो उसी से आराम है। अगली खुद मुँह से बोलती है कि मुझे 50% आराम हो गया माँ को। वो आँख में आँसू लाके मेरे को इतना बोलती है कि अगर मेरी माँ को मैं कुछ कैंसर ना हो जाए, उससे मैं बचा लूँ तो मेरे मेरे लिए लाइफ़ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि दीदी अभी तक जो बिलीव किए हो, थोड़ा-सा और भरोसा करो, जहाँ आप 30-40 हज़ार रुपए देके ऑपरेशन करवाने तैयार बैठे हुए हो, आप 400-500 रुपया, ₹100 का पैड ले लीजिए मुझसे, पैड से एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता यही निकल जाए। मैं आपको 100% नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ट्रायल में दिया है, मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगी। वो बंदी
आज के डेट में मेरे पे इतना विश्वास किया है, मेरे से लेके गई, वो ज्वाइन भी कर ली। इस दौरान क्या हुआ कि वो मेरे को बोली कि मुझे कलकत्ता निकलना है, मैं लौट के आऊँगी तब मैं अच्छे से इस संस्था के बारे में समझूँगी, काम करना है। जहाँ मैं योगा सिखाती हूँ वहाँ से मुझे कुछ आमदनी तो नहीं होती है, लेकिन अगर हाँ, इस संस्था से मुझे अगर आमदनी भी होती तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी और काम भी इतना अच्छा है। मैंने कहा दीदी ज़रूर। और हमारे टीम मेंबर्स जो जितने भी हैं, सब एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक किट लिया क्योंकि उनकी जॉइनिंग किट आनी बाकी थी, तो वो चली गई कलकत्ता। तो कलकत्ता जाते वक़्त उस सफ़र के दौरान वो एक बूढ़ी औरत से मिली। लास्ट मैंने ज़ूम मीटिंग में बताया भी था, मैंने फीडबैक शेयर भी किया था। उसमें वो लेडी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से। उनको दर्द इतना भयंकर था, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। तो ये संध्या दीदी उनसे पूछी कि माँ की हुई छे? मतलब बांग्ला से पूछ रहे थे कि उनको अब प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ? तो वो अपना हाथ दबा रही है, पाँव दबा रही है, दर्द दर्द के मारे। तो वो बोली कि मैं ट्रेन में हड़बड़ करके चढ़ाई की, चढ़ी मैं ट्रेन में, तो मैं गिर गई। तो गिरने के चक्कर में चोट आ गई और चोट इतनी भयंकर कि उसको लगा कि वो हड्डी क्रैक ना हो गई है। तो संध्या दीदी उनका हाथ पकड़ी, डर भी लग रहा था कि कहीं हड्डी तो क्रैक नहीं हो गई, क्योंकि हाथ पकड़ने से वो हाथ पकड़ने दे रही थी, मूवमेंट हो रहा था, तब लगा कि नहीं हड्डी तो क्रैक नहीं हुई है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको फर्स्ट एड दूँ क्या? मेरे पास तो कुछ है नहीं। कुछ ऐसा मोमेंट भी आता है कि आपके पास हर हर वक़्त कोई ज़रूरी नहीं कुछ रहता है, ना कोई मेडिसिन है। तो उनको अचानक से ध्यान आया मेरा डेमो का। वो अपनी माँ को बोली कि माँ मुझे पैड निकाल के दो। वो पैड निकाली, पैड में पानी डाली और वो उनके हाथ में पूरा रैप कर दी। ऊपर से रुमाल बाँध दी। उसके बावजूद थोड़ा ठंडक पहुँचा, उनको थोड़ा-सा राहत उनकी थोड़ा राहत मिली उनको। कुछ देर के बाद वो फिर भी दर्द से चिल्ला ही रही है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है कर रही है। तो उनको आस-पास में अब इनको दर्द कहाँ हो रहा है? देख रही है तो पाँव में दर्द हो रहा था उनको, तो घुटने में पूरी नील बंधी हुई थी। उन्होंने फिर एक पैड निकाला, उनकी माँ को बोला, वो पैड निकाल के दी, वापस पानी में भिगाई। आस-पास के बॉगी वाले उनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है? पैड से क्या कर रही है ये? पैड से कभी कुछ हो सकता है क्या? तो वो पैड घुटने में अच्छे से रैप करके वो रुमाल से बाँध दी। अनबिलीव अनबिलीवेबल 15 मिनट्स के अंदर वो लेडी खुद बोलती है, बांग्ला में बोलती है, "মা তুমি কি করেছো?" আমার তো খুব आराम হয়ে গেছে, ব্যথাই নাই। मतलब तुम क्या की ऐसा कि मेरे तो दर्द ही नहीं है। मैं इतनी दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तो वो बंदी आँख में आँसू आ गया उसके कि सच में ये ठीक हो गया। तो उस वक़्त वो मेरे को याद कर रही थी, शायद इस टाइम में मैं नीतू को कॉल कर पाती, उनको बोल पाती कि सच में आपने जो बोला, जो दिया, वो सच में कारगर है, होता है। वो लाइव मुझे डेमो मिला उस वक़्त, मैं मेरा भरोसा जो 50% था वो 100% से अबव चला गया। तो उन्होंने फ़ेसबुक में लाइव भी किया उस चीज़ को और मेरे को उसी वक़्त चला के फ़ोन की कि रीतू ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ कि तुम मेरे को पता नहीं ठाकुर जी की कृपा हुई कि तुम मेरे को मिल गई और मैं मेरे को ऐसी संस्था से जोड़ दी। आज मैं मेरी माँ का भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इस पैड के दौरान, सिंपली इस पैड के दौरान मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। वो बहुत खुश है और सामने मेरे इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल मुझे मिल गया कि सच में ये पैड काम करता है। तो उस वक़्त जब उनका फ़ोन कॉल था तब तो मेरी आँख में भी आँसू आ गए थे क्योंकि वो उस वक़्त मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान उनका कॉल आया तो मेरे को लगा कि उनको कॉल अटेंड करना चाहिए। तो उस कॉल के दौरान उन्होंने मुझे सारी बात बताई। वो बात सुन के फिर मैं तुरंत मीटिंग में बताई कि ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। तो इसका विश्वास इस लेवल पर बढ़ गया कि मेरे को अब मेरे मेरे अंदर और विश्वास बढ़ गया कि मैं अब और भी कुछ करूँ, मैं और भी जितने जन ऐसे मिले मेरे लाइफ में, जितना कर सकती हूँ। मेरे अंदर सच में भैया जो बोलते हैं कि हाँ, आग लगानी है, तो सच में मेरे दिल में वो आग लग गई है। अब सामने वाला नहीं भी लेना चाहता ना पैड, तो उसको चला के मैं देती हूँ कि नहीं आप लो, आप पैसे भले मत दो, लेकिन एक बार यूज़ करो। क्योंकि वो दीदी ऐसा बोलती थी कि सामने वाले के दिमाग में घंटी बजानी है, तो सच में वो बजा के आ रही थी मैं। सब सब सच में उनके दिमाग में घंटी बजा के आनी है, तो सच में वो काम करना ही है मुझे। उसके बाद मेरा तो एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ से कहाँ जॉइन करूँ मुझे खुद को नहीं मालूम है। इस बीच में ऐसा हुआ कि कुछ-कुछ लोग समझने लगे कि हाँ, ये घरेलू उपचार करती है, इसको आइडिया है। तो मेरा बेटा अ,
पूछता रहता है कि मम्मी इसमें मैं क्या करूँ, उसमें क्या करूँ, वहाँ कलकत्ता रहता है तो उसके पास तो घरेलू उपचार करवाऊँ तो उसके पास ऑप्शन तो है नहीं, तो भैया से पूछ के होम्योपैथिक दवाई जितनी हो सकती है इमरजेंसी उनके पास भेज दी। लेकिन वो जिनके यहाँ रहता है वो घरवाली मतलब क्या बोलती हूँ, जिनके यहाँ वो खाना पीना खाता है उनकी वो लेडी को रात के 10 बजे कंटिन्यूअसली दस्त चालू हो गए और रात के 10:30 बजे मेरे पास फोन आता है मेरे बेटे का कि मम्मी दस्त का कुछ ट्रीटमेंट है क्या? तो मैंने हाँ है ना बेटा। तो मैंने उसको बताया कुछ धनिया सौंफ का काढ़ा बताया था मैंने, तो उसको कंटिन्यूअसली तू बॉईल करके 1/4 कर ले, अगले को पिला दे। उन्होंने किया, 2 से 3 बार किया होगा। सुबह-सुबह उनको मैंने पूछा मैंने मेरे बेटे को पूछा, तो बेटे ने बोला मम्मी काम तो कर गया, दस्त तो उनके ठीक हो गए। लेकिन सामने वाले उनको जिनको ये प्रॉब्लम थी उनको पूछा तो वो बोले हाँ ओआरएस भी लिया था तो मेरा तो ठीक हो गया। वो उसको नहीं बता पा रही थी लेकिन मैं मुझे समझ में आ रहा था कि वो चीज़ क्या काम की। तो वहाँ पर विश्वास जग गया मेरे को, भैया को बोली भैया ये काम तो हो गया। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की कलीग समझ लीजिए, बैंक मैनेजर समझ लीजिए, उनको अचानक से पेट में इतना ज़ोर का दर्द हुआ कि मेरी बेटी कॉल करके बोलती है कि मम्मी उनको तो ऐसा पेन हो रहा है कि उनकी लोअर एब्डोमेन की नर्व्स ऐसे खींच रही है, नर्व बुरी तरीके से खींच रही है। तो वो खूब घबराई हुई थी कि डॉक्टर पास लेके जाएँ, क्या करें, नहीं करें। मैंने कहा थोड़ा-सा ठावस रख, मेरे को सोचने दे। फिर सडनली मेरे को ऐसे बोल दिया तो मेरे दिमाग की गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई। फिर अचानक से ध्यान आया, भैया का पोस्ट ध्यान आया मुझे कि बहुत ज़ोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए जो पेट दर्द होता है उसमें क्या देना चाहिए। ध्यान था, फट से वो पोस्ट पढ़ी, तुरंत उसको बताई। तो उसको मैं बोली कि तू ग्राइंड कर फटाफट, ये सामान सब ग्राइंड कर। वो ग्राइंड की, उसको दी। इस बीच में भैया को कॉल भी की कि कल को मैं जो बता रही हूँ उसका वो गलत ना हो जाए। भैया को बोली भैया ऐसा-ऐसा बात है, पेट में दर्द बहुत ज़ोरों से है, लोअर एब्डोमेन में है, मैंने ऐसा बताया। बोले अब सही बताया आपने। तो चलो शांति हो गया कि सही बताई हूँ मैं। उसके बाद भैया बोले कि आप एक काम करिए उसको बॉयल करके दीजिए तो जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं तुरंत अगले को बोली। वो 2 से 3 शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में उनका दर्द मतलब वीडियो कॉल में कंटिन्यूअसली थी उनके साथ में, तो उन्होंने बोला कि आंटी 10% थोड़ा आराम है। फिर 1 घंटे के बाद वापस दी उनको, तो उन्होंने बोला कि मुझे और थोड़ा-सा आराम है। जब थर्ड डोज़ दिया मैंने उनको, तब उनका चेहरे में रौनक था। उन्होंने बोला आंटी छूमंतर ही हो गया दर्द तो। मतलब उस वक़्त मेरी आँख में आँसू आ गए कि सच में ये काम करता है और उस वक़्त विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया मेरा। तो भैया को मैं फीडबैक दी, भैया को बोली भैया बहुत अच्छे से काम हो गया। जब-जब भी जो-जो फीडबैक आते थे भैया को शेयर करती थी, भैया मोटिवेट करते थे। चला के कभी भैया का चला के फ़ोन नहीं आता था, भैया चला-चला के फ़ोन, तब मुझे ऐसा फ़ील होता था कि गोविंद भैया मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ तो कर रही हूँ, तो भैया मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। घर में ये हाल है कि मुझे कुछ होता है, हाँ भाई तू और तेरा गोविंद भैया, तेरे तो गोविंद भैया ही हैं। तो मतलब सारे घरवाले एक तरफ, मेरे गोविंद भैया एक तरफ। मैं भैया को ऐसे बोलती हूँ कि भैया भले घरवाले मुझे बोले कि ये नहीं है, आप जो बोलोगे जिस पर हाथ रखोगे, मैं उस पर बिलीव करूँगी। आप पर मेरे को इतना विश्वास है, आप मेरे को बोले कि ज़हर खा ले नीतू, तो मैं ज़हर खाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ज़हर में भी कुछ गुण होगा, तो भैया मुझे खाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस लेवल का मुझे विश्वास भैया पर हो गया। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ के तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया क्योंकि आज की डेट में मेरा ये हाल है कि सामने से कॉल आता है मेरे पास। मैं सामने 1-2 घर में गई, चला-चला के गई उनके पास कि नहीं मुझे फ़ील होता था कि नहीं मुझे पहले तो खुद को समर्पण करना है, मुझे देना है सामने वाले को, भले कैसे दो, सामने वाले को मुझे वो पैड पकड़ाना है तो एक बार चेक कर, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। अब ये हाल है कि आस-पास के लोग पहचानते हैं मुझे, जानते हैं कि ये नेचुरोपैथ की तरफ है, ये घरेलू करती है। वो पूछते हैं इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ? तो उनको मैं बताती हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो उनमें भी एक दीदी है, वो भी मेरे को पूछती है। उनको जो-जो बात मैंने बताया कि भई नाक में ब्लॉकेज हो गया, उनको खाँसी हो गई, उनको जो-जो नुस्ख़ा बताया गया, वो सच में काम किया, तो उसमें से और मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया। उनको सुनते-सुनते किसी और का उन्होंने पूछा, कुछ कुछ मेरे को एक्सपीरियंस था, कुछ भैया से पूछा, तो वो भी काम कर गया। तो
एक एक करते करते वो नुस्खे ऐसे काम होने लगे, तो मेरा विश्वास बढ़ते बढ़ते गया। अब मेरे को लगा कि नहीं, मुझे तो यही करना है, अब तो और कुछ करना ही नहीं है। प्लस ये पैड वाला काम करके, स्वस्थ फ्रीडम केयर का वाला काम करके, मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि हमारे पास दो दो शक्तियां हैं। एक स्वस्थ फ्रीडम केयर है, एक गोविंद भैया। दोनों शक्तियां मिली हुई हम इतराते हैं, हम गर्व करते हैं कि हम किसी के सामने बेधड़क बात करते हैं। हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि सामने वाला हम पे क्या क्वेश्चन कर सकता है। हम उनको कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, हाँ आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम बोलने के लिए तैयार। कुछ खुद का एक्सपीरियंस रहता है और बाकी का एक्सपीरियंस भैया कंप्लीट कर देते हैं। और प्लस पैड को लेके तो ऐसा है कि सामने वाला अब मेरे को यूट्रस रिलेटेड इतना कुछ पूछता है कि मेरे को लगता है कि मैं खुद डॉक्टर बन गई, मैं खुद गायनो गायनो बन गई ना क्या। तो एक भाव का क्या आ गया है, साजिया दीदी क्या बता गई, एक जादुई छड़ी मिल गई हमें। जिस किसी को पूछूं आपको ये प्रॉब्लम है, चलो ये वाला आप काम करो, ये वाला तो कर। तो सामने वाले को मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि सामने वाला भी बिलीव करता है कि अच्छा इसको नॉलेज तो बहुत अच्छा है। तो ये माइंडसेट हो गया है। और एक्चुअल में ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही हुआ है। मैं खुद एक्सपीरियंस पहले घर पे करती हूँ, वही सामने वाले पे आजमाती हूँ। अनलेस एंड अदरवाइज आप खुद पर एक्सपीरियंस ना करो या आप आजमा ही नहीं सकते हो किसी पर भी। तो यूं मान लीजिए कि गिनी पिग घर पे मैं ही हूँ, खुद पे आजमाती हूँ। तो आज ये वाला हाल हाल है कि मैं किसी के घर में जाती हूँ तो सामने वाला बोलता है कि अच्छा उस दिन कुछ ऐसा 4-5 लेडीज लोग आएंगी, आप आ जाएंगी। तो मैं उनको ये बोलती कि आप मुझे आधी रात भी बुलाओगे ना, तो मैं इस काम के लिए मैं तैयार बैठी हूँ, मैं आऊंगी। ऐसे करते करते भैया मेरे को काफी जगह मेरे को कॉल्स आने लग गए। मैं दीदी को बोली, दीदी मैं अगर हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि सामने वाले को बिलीव हो कि हाँ ये ऑथेंटिक है। तो दीदी मुझे पग पग पर हेल्प की है, हर बात पे हेल्प की है। कुछ ऑफर भी क्वालिफाई करना रहा तो दीदी ने मुझे हेल्प किया, अभी भी ऑफर क्वालिफाई करना रहा तो भैया ने हेल्प किया। तो ये संस्था में जुड़ के ये जो टीम वर्क है मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पर आपको समृद्धि भी बनाते हैं, प्लस सामने वाले को सेवा करके आपका नाम जो ये सोसाइटी में रोशन होता है, उसका कुछ अलग ही मजा है। तो भैया अनुभव बहुत कुछ है, शायद इस टाइम में कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इतना कुछ बोलूंगी। वंदे भैया मातरम। बोलिए आप कुछ। जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी जर्नी को सुनने के बाद और भी बहनों का विश्वास और ज्ञान बढ़ेगा। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और रसोई घर चिकित्सा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये जो जागरूकता अभियान का जो बीड़ा है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बहनों के साथ जो मिलके मिल रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अभी बैठा ही ये सोच रहा था कि अगर अब मेरे को कलकत्ता से कहीं फोन आएगा कि भैया शादी में शिविर लगाना है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैं नीतू दीदी को बोल देता हूँ, वो जाके लगा देगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्रांति के चार चांद लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा रीना दीदी से कि रीना दीदी आप और सबसे बड़ी बात है कि आप आज हमारे बीच कोलकाता में हैं सुमित भाई। तो मैं सुमित भाई से चाहूंगा कि सुमित भाई अगर आपने इस वीडियो चैट को सुना है तो आप अपने दो शब्द रखें। और मैं माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी लोगों से विनती है आप अपने माइक को म्यूट ही रखें। सुमित भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। आ, सुमित भाई, रीना दीदी, आप दोनों अपने अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और जो आपने अनुभव सुने उसके ऊपर अपने विचार रखें। जी भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और सच में आज गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम ऐसी बहनों के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है और ये इतना कुछ सीख रही है, इतनी समाज सेवा कर रही है, समाज सेवा के जरिए अपना नाम बना रही है। बहुत बढ़िया लगा आज नीतू जी को सुन के। और इतना गर्व महसूस हुआ कि वाकई में ही हम आगे बढ़ रहे हैं।
मतलब जो सोच के चले थे, अब उस पे हम उसी दिशा में हमारा काम हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिन जो आप सपना लेके चले थे कि रसोई घर चिकित्सा के माध्यम से हम हर परिवार को सुख और समृद्धि दे सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो वाकई में ही होगा, मतलब वो सच में होगा। बहुत अच्छा लगा नीतू जी आपसे बात करके। और ये आपकी मान लीजिए सीखने की थी, मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो ज्यादा फोन करते हैं उनकी इच्छा होती है, उनकी इच्छा होती है सीखने की, और हमारा कर्तव्य होता है उनको आगे बढ़ाने का। ये आपकी लगन थी, जो आप हमेशा हर चीज को मतलब इतने अच्छे से सीखते थे। देखो उसमें ये नहीं होता कि कई बहनें कहते कि अरे मैं तो आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, बार बार कॉल कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। अब अगर सामने से कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मेरा फर्ज है उसको आगे बढ़ाने का। हाँ, कोई बिल्कुल ही मान लीजिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा तो फिर वही बात होती है कि कौन किसको कितना चलाएगा। लेकिन जो चलने के लिए तैयार बैठा है उसके लिए ये मतलब है ही नहीं कि भी वो 70 बार भी कॉल करता है तो मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कॉल नहीं उठाती हूँ, उनको सपोर्ट भी करते हैं। और ये सभी बहनों के साथ ही मेरा सपोर्ट रहता है कि जो आगे बढ़े उनको हम आगे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा नीतू जी आपकी जर्नी सुन के, सच में मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आप मेरी टीम की मेंबर हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। सरलिपि जी। हाँ, नीतू जी नमस्ते। सभी बहनों को मेरा नमस्ते और राधे राधे। नीतू जी से ही मैं आज बात करना चाहूंगी, क्योंकि पहले मेरे से ही नीतू जी का, गोविंद भैया के बाद, रीना दीदी के बाद मेरे से बात हुई थी। मैं बेंगलोर से हूँ। तो अब नीतू जी को एक ही बात बतानी थी होगी, मैं बताना चाहती हूँ कि आपको जैसे मैंने समझाया था, आप दूसरों को अब समझा रहे हो। पहले आपने कितना सवाल किया था मुझसे, आपको मैं मतलब 45 मिनट तक बात की थी शायद, आप एक के बाद एक बोल रहे थे। तो आज आपको देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उस दिन मैंने जो बात बोल रही थी, तो आप बात 2 बार 3 बार फोन करके बोल रहे थे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो ये अब समझ में आ रहा है कि ये डिस्टर्ब का कोई बात नहीं है, एक दूसरे के हेल्प करके आगे हम लोग जाएंगे, एक साथ जाना है। तो आपसे उस दिन मैं सोच रही थी, अरे ये इतना क्वेश्चन कर रही है, ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ। उसी दिन शायद आपने ज्वाइन किया था। अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर बाद में ज्वाइन हुई थी, तो देख के मुझे अफसोस हुआ कि पहले की बात मैं सुन नहीं पाई, थोड़ी कम ही सुन पाई हूँ। बहुत अच्छा लगा। और आप मेरे वेस्ट बंगाल से हो इसलिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सिलीगुड़ी को कवर कर रही हैं, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। नॉर्थ जोन को हम लोगों को ही करना है, नॉर्थ से हम लोग कुछ तो करेंगे ना। आप सिलीगुड़ी में हो, मैं गुजरात में हूँ, करना तो कुछ हो ही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ जो अटैच है ना, उसको जब मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप तो मुझसे कुछ दिन से बात नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या हुआ। बिजी हो गए आप। ठीक है, यही बोलना था, खुशी दिख नहीं पा रही थी इसलिए बात कर ली। और दूसरों से बात कर लीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। पहले बच्चों को लेके भी मैं, बच्चे अपने अपने रूम में पढ़ाई करते थे, सब कुछ करते थे, मैं मेरा काम फिनिश करके अपने रूम में बैठी थी। मेरा एक भजनों का ग्रुप है, मैं उसमें बिजी रहती थी, मैं उसमें मस्त रहती थी। तो उसके उसके बावजूद मैं, मेरा खाली टाइम रहता था तब, मैं ऐसे खाली रहती थी कि बच्चे जाने के बाद मुझे फील होता था कि मैं इतनी खाली रहती हूँ क्या। अब मेरा ये हाल है कि बच्चों से बात तक नहीं कर पाती मैं। जब उनका वीडियो कॉल आता है तो उनको बोलती हूँ
कि मेरी मीटिंग चल रही है, प्लीज मेरे को भी डिस्टर्ब मत करना। तो मेरे को अब सारा दिन ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं इतनी बिजी हो गई, मुझे समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि हर वक्त दिमाग में वही चलता है, अच्छा उससे उसको कॉल करना है, अच्छा उसको ये बात बतानी है, उसका फीडबैक लेना है, अच्छा आपको कैसा है ये, मतलब उसका फीडबैक लेके पूछना है, तकलीफ तो नहीं है, मतलब चला चला के फोन करना है सामने वाले को। तो खुद को ऐसा लगता है कि अब सामने वाला घर वाले भी मेरे को सपोर्ट करने लगे, तो बोलते तुम ऐसे मत कर, तुम लिस्ट बना। मैंने हाँ हाँ रीना दी बोलिए लिस्ट बनाया करो, उसको कॉल करो, टिक मार्क किया करो, जिसको कॉल किया ऐसे करो, तो सारे गाइडलाइंस देते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है आज की डेट में मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं सच में, मुझे और आलतू फालतू चीज में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वंदे मातरम सुमित भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो दो शब्द जी हमारे प्रयास जी आगे। जी जी जी। वंदे मातरम सभी लोगों को, सबसे पहले गोविंद भैया आपको भी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतू दीदी को भी। बहुत अच्छा लगा, गोविंद भैया ने भी बताया था कि नीतू दीदी ने ग्लोबल न्यूज के माध्यम से इस संस्था के बारे में जाना और वो जुड़ी। और बाकी का थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप सभी बहनों माताओं का कार्य देख करके, क्योंकि पिछले 4 साल से लगभग हमारा तो प्रयास यही है, गोविंद भैया के साथ, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से सर के साथ हमेशा मेरा यही प्रयास था कि किस तरह से हम अपनी स्वदेशी चिकित्सा, खासकर रसोई चिकित्सा को या प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन अक्सर मैं देखता था कि सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्य है हमारे समाज का वो यही है कि सबसे ज्यादा परिवार की जो हेल्थ या जो स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं या उसका घटन हो रहा है, उसका कारण है कि हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं है और वो ही सबसे ज्यादा जागरूक नहीं है, और वो बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं अंग्रेजी दवाइयों की या फिर जो ट्रेंड चलता है पूरे मार्केट में उसके। तो हमेशा सोच रहता था कि माता बहनें कैसे भी करके अगर वो जागरूक हो जाएं तो वो एक अपने पूरे परिवार को अंग्रेजी दवाइयों से ही नहीं, बहुत सारे जो हेल्थ के नाम पर षड्यंत्र चल रहे हैं उनसे बचा सकती हैं। तो इसी बीच जब मैं स्वस्थ फ्रीडम केयर संस्था से जुड़ा और अपनी पत्नी को भी जोड़ा, आप सभी लोगों की मैं बीच बीच में मीटिंग भी सुनता हूँ, तो बड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ कि सच में मतलब मेरा वहम था कि आज की वक्त भी बहुत सारी माता बहनें हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के इतनी ज्यादा जागरूक हैं कि वो अब गोविंद भैया की मदद से रसोई चिकित्सा को भी अपना रही हैं। और स्वस्थ फ्रीडम केयर संस्था का तो खैर जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम ही है, क्योंकि ये शायद मैंने तो अपने पूरे जीवन में पहली बार ही ऐसा देखा कि सबसे अच्छी पहली बात तो खैर महिलाओं की समस्याओं को तो उन्होंने छुटकारा दिलाया ही है सभी महिलाओं को। लेकिन एक पहल बहुत अच्छी है कि इस संस्था से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि कैसे एक माँ बहन या बेटी बन करके एक महिला पूरे परिवार को ही नहीं समाज को भी स्वस्थ भी रख सकती है और समृद्ध भी रख सकती है। तो बस मेरा प्रयास यही रहेगा आगे भी कि जिस भी माता या बहन को मेरी जब भी आवश्यकता हो तो उनके प्रयास में जो भी सहयोग मैं कर पाऊंगा तो मैं बहुत कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह से जागरूकता लगातार बढ़ाते रहें, और जितनी जागरूक आप बनी हैं और भी अपने आसपास की सखी सहेलियों को, परिवार में सबको अवेयर करें, जागरूक बनाएं। और स्वस्थ फ्रीडम केयर से तो फिर जोड़ना जोड़ना है ही, उसके साथ साथ गोविंद भैया का जो मिशन है कि हर एक परिवार को वो स्वस्थ और समृद्धि दोनों देना चाहते हैं, उसमें उनकी भी बहुत ज्यादा सहायता करें। और इसी सहायता में या इसी लक्ष्य में जब भी अगर मेरी आवश्यकता होगी तो हम पूरी तरह से पूरी टीम के साथ हमेशा तैयार हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी माध्यम हैं लोगों तक पहुंचने के, उन सभी माध्यमों से आपकी बात या आपके प्रयासों को पहुंचाने का मेरा कार्य अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं फिर धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा गोविंद भैया का, खासकर क्योंकि उनके माध्यम से ही संस्था के बारे में पता चला। और उसके बाद बहुत सारी बहनों के मैंने वीडियोस देखे हैं, उनकी जागरूकता भरे बातें सुनी है, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। पत्नी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरी खुद की पत्नी को, उनको मैं सुनवाता हूँ मीटिंग कि मैंने कि अगर आप पार्टिसिपेट करो ना करो लेकिन एक बार सुनो, तो उनको भी मैं जो मोटिवेट नहीं कर पाया वो आप सभी लोग करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित भाई भी का, सुमित भाई का तो जितना धन्यवाद करूं कम है।
क्योंकि एक आम गोविंद भाई को आज समाज में अगर एक पहचान बनी है तो उसमें सुमित भाई का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ की आज के समय में यूट्यूबर जो सोशल मीडिया है पेड मीडिया होती है, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे भी और हमेशा सुमित भाई ने स्वदेशी की खातिर, विचारों को जन जन तक पहुंचाने की खातिर कभी भी इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़े। उनका नाम आजाद है और आजाद की तरह ही काम कर रहे हैं। और एक बार नहीं, अनेकों बार वो अपने खर्चे पे दिल्ली आते हैं, मिल के जाते हैं। अरे तो मैं पढ़ूंगा यहाँ नीचा। सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि समाज में वो बातें पहुंचे। तो आप सभी से विनती है कि जब कोई बोल रहा हो तो माइक को म्यूट रखें, क्योंकि लय बदल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं नीतू दीदी से, उनके विचारों से। नीतू दीदी से कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हैं। कुछ अगर रह जाएगा तो सुमित हम हैं, रीना दीदी हैं, और भी बहनें हैं, और भी ट्रेनर हैं सारे आपके, आपको चाहे वो स्वास्थ्य फ्रीडम को लेकर है या हेल्थ को लेकर है। हम 5 से 10 मिनट प्रश्न उत्तर पे रख लेते हैं। उसके बाद कल की 11 बजे की मीटिंग, कल की 11 बजे की मीटिंग सुबह एडमिन मीटिंग में जो होगा, मैं रीना दीदी से चाहूंगा कि दीदी कल की मीटिंग मैं लूंगा, और वो जीरो से हीरो बनने तक। ठीक है? तो आप में से किसी का कोई सवाल है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल करें और माइक को म्यूट करें। दूसरा अगर बोल रहा हो तो प्लीज अपने माइक को म्यूट ही रखें। वंदे मातरम कौन नहीं दिया वंदे मातरम। भैया जी? एक छोटे बच्चे को जो ना हिरनी हुई है, हिरनी, उसका कोई इलाज है सर? क्या हुआ है हिरनी हिरनी दीदी? मैं थोड़ा, जांघों के बीच में, जांघों, दांतों में कीड़े हुए हैं। नहीं नहीं, हिरनी हिरनी होती है एक बच्चों को जांघों के बीच में हो गया हो। दीदी आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही। मैं आपको चैट बॉक्स में अपना नंबर भेज रहा हूँ, उस नंबर पे भैया व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। हिरनिया, हिरनिया बोल रही है, हिरनिया। हरनिया, हरनिया। हर हाँ जी। चलिए ठीक है, बाकी लोग अपने माइक को म्यूट रखें। इनकी माइक ऑन हो गई। फिर प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। और उम्र कितनी है इस बच्चे की? इस बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल भैया जी। 5 साल। हाँ जी। ठीक है, अब आप हमें बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दूं, हर्निया का सबसे अच्छा इलाज है, सबसे सरल और सबसे उत्तम, अरंड का तेल। अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। आप इस कैस्टर ऑयल से हल्का गुनगुना करके हर्निया वाले स्पेस पे उससे मसाज करें। थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं तो अच्छी है, बहुत अच्छा। और 5 साल का बच्चा है, आधा चम्मच अरंड का तेल नियमित रूप से रात को उसको हल्के गुनगुने दूध में मिला के दीजिए। इसके साथ साथ आपके आसपास में होम्योपैथी की शॉप होगी, होम्योपैथी की दुकान से नक्स भूमिका 30 पावर की लेके आइएगा। नक्स भूमिका 30। क्योंकि कई बार क्या होगा कि बच्चा रोज रोज आपका अरंड का तेल नहीं पिएगा, 2-4 दिन पिएगा, कभी नखरे मारेगा, कभी रोएगा, छोटा बच्चा है। तो इसीलिए आप होम्योपैथी की नक्स भूमिका लेके आइएगा। उसकी 2 बूंद शाम को उसके जीभ पे देना है। क्योंकि इसी बीच में, इसी अभी मीटिंग में जब बिलासपुर से गायत्री दीदी जुड़ी हुई है, जिनका हर्निया बहुत ही भयंकर था, और रसोई घर से और होम्योपैथी से आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो छोटे बच्चों में और किसी बड़े को भी हो तो इलाज सेम तरीके से आप ले सकते हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा, समय के साथ असर जरूर करेगा। तो बहुत ही सिंपल, अरंड तेल से मसाज, अरंड तेल को दूध में देना, और होम्योपैथी की नक्स भूमिका। नक्स भूमिका की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चा नियमित रूप से 2 महीने तक अरंड का तेल आधा आधा चम्मच पी लेता है। लेकिन मुझे मालूम है कि बच्चा 2 महीने तक तो क्या, 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन पीने के बाद उसको नखरे चालू होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप नियमित रूप से उसको एक साथ में होम्योपैथी की दवा दें। जब भी बीच में बच्चा तेल लेना चाहे उसे तेल देते रहे, जब वो ना ले आप उसको दवाई देते रहे। दवाई तो पहले दिन से ही चालू कर दें, और जिस दिन तेल ना ले तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद अरे अगले हफ्ते फिर ले लेता है 4-5 दिन, तो फिर 4-5 दिन दे दीजिए। बीच बीच में उसको आप अरंड का तेल देते रहे। मसाज ना भूलें, मसाज ना भूलें। वंदे मातरम। नथ भूमिका भैया जी, नथ भूमिका।
नक्स भूमिका, नक्स भूमिका, ये होम्योपैथिक शॉप से मिलेगी। एक बार लिख के भेज देगा, तुम भेज। स्कूल में मास्टर साहब हाँ पढ़ाती थी तो कहाँ गई थी? मास्टर साहब भी लिख के देते थे क्या कॉपी पे? भाई नहीं, नथ भूमिका हाँ, याद तो है ना, भेज दिया भेज ऐसा कोई भेज भाई है नहीं। भेज दिया भेज दिया भेज दिया, चिंता ना करो। ठीक है, किसी जी। और का कोई सवाल? वंदे मातरम गोविंद भाई। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। आज का मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज मैंने बुटीक को थोड़ा जल्दी बंद कर दिया और एक पार्लर में मेरी मीटिंग थी, तो मैं पार्लर गई थी और पार्लर में मैंने डेमो दिया। बहुत अच्छा फीडबैक वहां से रहा, लोगों ने बहुत लाइक किया। लेकिन उन्हीं बातों बातों में एक वहां पे जो खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यूट्रस में 8 mm का सिस्ट है, अब बताओ कि मैं उसके लिए क्या करूं। मैंने तो सेकाई बता दी सबसे पहले कि आप ये सेक लगाओ और कंटिन्यू पहले सेक लगाओ, और मैंने पैड भी उन्हें दे दिया। 500 वाली एक पैड मैंने उन्हें दिया अभी। और उन्होंने उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेट करने के लिए कह दिया है। तो अब आगे की जर्नी कैसे करूं उनके साथ में। कल भी बात हुई थी सिस्ट को लेके ही, और बड़े हम्म। आराम से दीदी ने लिखवाया था। मैं आज दोबारा बोल देता हूँ, कभी भी हाँ। सिस्ट की, फाइब्राइड की या यूट्रस की कोई भी समस्या आती है, एक तो हमें भाप, सबसे बड़ा हथियार भाप है। दूसरा हमारा पैड है। तीसरा, पथरी की शिकायत ना हो तो पान में चूना और गुलकंद मिला के सुबह शाम खाना है। रात के समय में हल्दी युक्त पानी पीना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि 8 mm की तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। वो तो छींक मारे तो बाहर निकल जाए, आप यूं समझ लो। ठीक है, अच्छा। 8 mm होता कितना है, बहुत ही छोटा। यहाँ तो हमारे पास आज का है, मैं एक ऑडियो ग्रुप में भी शेयर किया था, लेकिन उस बहन ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई। उसकी 42 mm की प्रॉब्लम थी, और वो ऐसी थी कि उसको बाथरूम करने से पहले पेन किलर खाना पड़ता था, तब वो बाथरूम करती थी। इतना दर्द होता था कि बाथरूम को उसको रोक के रखना पसंद करती थी, पानी नहीं पीती थी। और सारी जांचें होने के बावजूद भी, मतलब सबका शक पथरी पे, पथरी नहीं निकला। निकला क्या तो गांठ और सिस्ट निकला, और सिस्ट भी ओवरी में निकला। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में निकला, और लेफ्ट साइड में दर्द होता था। ऐसे नॉर्मल जो दर्द था वो लेफ्ट साइड में होता था। और वो कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा जी एक चीज बताइए, अगर आपके चोट बाएं हाथ में लगता है तो क्या दाएं हाथ पे महसूस नहीं होता, दिमाग में महसूस नहीं होता? भाई अगर वहां तकलीफ है तो उसकी वजह से हो सकता है 100%, क्योंकि जब ओबरी में, मतलब हाँ यूट्रस, हाँ ओबरी में अगर 42 mm की गांठ होगी, 4 सेंटीमीटर के आसपास की गांठ होगी, तो वो कहीं ना कहीं मूत्राशय की नली को जरूर प्रेस कर रहा होगा। अब उनकी जांच में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको प्रेस कर रहा होगा, क्योंकि अंदर तो ऐसा तो है नहीं कि 2 इंची की पाइप लगी पड़ी है जी, सबर्सिबल वाला। ठीक है, नसों का, बारीक बारीक नसों का गुच्छा है। तो इस तरीके से वो दीदी का भी आज तीसरा महीना है, अब पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से। जो शारीरिक कष्ट थे, बाकी वो बहुत जल्द रिपोर्ट कराएंगी तो उससे आइडिया लगेगा कि उनकी क्या स्थिति है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यही चीजें हैं करने को, बहुत ही सिंपल सरल उपचार है। और अभी मेरे पास एक और फीडबैक आया है कि पित्ताशय की गांठ, पित्ताशय की पथरी तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी। पित्ताशय में गांठ, लीवर पे गांठ, किडनी पे गांठ, ऐसी गांठों को भी कचनार की छाल, अरंड की जड़ की छाल, गोरख मुंडी ने और हल्दी ने मात्र 2 महीने में पूरी तरह से खत्म कर दी। वो भी मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ। और आप लोगों से जितने भी हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेटस को देखते हैं तो इस भाई की थोड़ी मदद कीजिए। आप मेरे स्टेटस पे मुझे टैग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे स्टेटस को देख के वंदे मातरम बेस्ट का, 100% का, किसी भी तरह का अगर आप मुझे टैग करते हैं तो मेरे लिए एक संदेश बढ़ जाता है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजों की संख्या इतनी होती है कि मुझे उसको टच करने में भी समय लगता है। तो आप लोग, मैं स्टेटस पिछले कुछ दिनों से इसलिए लगाना बंद कर दिया कि स्टेटस लगाता हूँ, 1500 लोग देखते हैं, उसमें से 1000 लोगों का रिएक्शन आ जाता है,
और वो रिएक्शन मेरे लिए 15,000 मैसेज एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको मुझे एक उंगली दबा के अनरीड करना पड़ता है। तो ये मेरी व्यक्तिगत विनती है, इससे जो भी आप जुड़े हुए हैं कम से कम वो लोग तो कम से कम ना करें, तो मेरा थोड़ा समय बचेगा। आपके सवाल हो, सवालों के जवाब बहुत अच्छे हैं, मैं वो उसका जितना होगा मैं करूंगा। बात वो नहीं, जो ज्ञान अभी आज की डेट में, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ा, तो मैं उसको पढ़ लिया। अब मुझे कीड़े काट रहा है कि वो कहाँ अप्लाई करूं। ठीक है, ये मैं पढ़ा 3:30 बजे, और उस वक्त से कीड़े काट रहा था। मीटिंग के दौरान फोन आया, और वो फोन संजोग से उसी कीड़े को वहां देने लगाने का मौका मिल गया। ठीक है, अब परमात्मा भी मेरे साथ है आप लोगों के आशीर्वाद से, कि कोई चीज नई चीज मिलती है तो उसे आगे परीक्षित करने के लिए सेम उसी टाइम कहीं ना कहीं से आ जाता है। अगर ये कल अगर वो उपचार अगर कंफर्म हो गया, तो आप समझिए कि एक बहुत ही सरल उपचार, एक बहुत ही गंभीर रोग का इलाज मिल जाएगा। मतलब ये उसमें कम से कम राहत वाला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम तो 50% तो 50% तो आराम मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे, और हमारे कई गुरु भी हुए थे, जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सब विराम दे रहा हूँ। आप में से किसी और का सवाल है? दीप्ति शर्मा दीदी कर रखी है। जी भैया जी, जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, कल मैं इंदौर आई थी, यहाँ किट देना था और मेरे को एक फंक्शन अटेंड करना था। तो मैं जिनको किट देने गई थी ना, तो उनकी गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती है। तो पूरी रात वो सोती नहीं, उसकी मम्मी भी सो नहीं पाती है। तो उसकी मम्मी को एक बीमारी कोई सी ऐसी हो गई है कि जिसके कारण उनके शरीर में सूजन रहती है, और वो सूजन के कारण दर्द भी बहुत होता है उनकी बॉडी में। तो मैंने उनको बोल दिया, आपका नंबर देने को बोला मैंने उनको, तो मैं आपका नंबर दे दूं क्या उनको? आप नंबर भी दे दो, और ऐसे में आपको इसका सबसे सरल इलाज बता देता हूँ। जो गुड़िया नहीं सोती उसकी उम्र कितनी है? 3 साल होगी शायद, 3 या 4 साल। ऐसा है, आप उनको बोलिए पंसारी की दुकान पे जाएं, और पंसारी जी की दुकान से पिपला मूल, जी। एक आता है पिपली, हाँ आता है पिपला मूल, जो लकड़ी जी। का होगा। ठीक है, हाँ हाँ पिपला मूल का बारीक पाउडर करके ला के बारीक पाउडर कर लें, और बारीक हाँ। पाउडर करके गुड़ के साथ चने के दाने के बराबर गोलियां बनाएं, जी। और 2-2 गोली माँ को दिन में 3 से 4 बार हल्के गुनगुने पानी से लेने के लिए बोलिए। गुड़िया को देने के लिए? हाँ को, ठीक है। माँ को? जी। ठीक है, और जी। पिया को जो 5 साल की है, उसको जायफल होता है, हर घर में जायफल होता है, हाँ हाँ तो पानी में घिसे, पानी हाँ में घिसे, और उसके पलक, पलक के ऊपर जो जहाँ आईब्रो है, क्या बोल, हाँ पुतली जो होती है, एक तो होता है आंख, जिससे आंख ढकती है, हाँ हाँ। उसके ऊपर उस घिसे हुए जायफल के पानी को उंगली के सहारे लगा देना है। जी तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सोएगा। उसके साथ साथ तेज पत्ते का बारीक पाउडर, तेज जी पत्ते का बारीक पाउडर 2-3 चुटकी शहद में मिला के 2-3 बार चटाएं। जी। तीसरी चीज उनको कर सकते हैं कि बच्चे को प्याज के रस में, जैसे आधा चम्मच प्याज का रस ले लिया, आधा चम्मच शहद ले लिया, वो मिला के बच्चे को चटा दें सुबह और जी शाम। इनमें से जी कुछ भी करें, उनको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैसेज डाल दें, उसके आगे की जी कार्रवाई, मतलब क्योंकि घरेलू उपचार इसी तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा वही बात बताऊंगा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी समस्या बताते हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन करके हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाई जी के बाद हम 7 दिन तक घर आते हैं, 7 दिन में दवाई ले खाते हैं। उसके बाद हमें दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी स्थिति परिस्थिति बताते हैं। उनको परिस्थिति में लगता है, अगर उनको लगता है कि आपका सुधार है, तो वो दवाइयों को कंटिन्यू करने के लिए बोल देते हैं। देखिए, जी यहाँ से बुद्धि हमें यहीं से लेनी है, सद्बुद्धि का काम करना है भाई। हमने दवाई लिया, डॉक्टर की दवाई ली, उन्होंने 7 दिन की दवाई दी, 7 दिन बाद दोबारा बुलाया, हम गए, हमने कहा जी डॉक्टर साहब आपकी ये दवाई से तो आराम तो मिल रहा है, आगे और कितने दिन लेना है या क्या करना है? तो कहते हैं वो उनका एक ही पर्चा होता है, उस पर कंटिन्यू। अगर उनको कमीशन खुद नहीं होंगे तो दवाइयाँ नहीं चेंज करेंगे, या चेंज भी करेंगे तो सॉल्ट वही रहेगा। हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर जी जिन दवाओं से
आपको एलोपैथी या किसी भी डॉक्टर की जिन दवाओं से आपको आराम मिला था पहले, शुरू के 7 दिन, शुरू के 15 दिनों में, आप अगली बार जब जाएंगे विजिट में तो आपको दवाइयां, हो सकता है नाम बदला हुआ हो लेकिन उसके घटक वही होते हैं, कंपनी बदली हुई हो, सॉल्ट वही होते हैं। उसी तरीके से हमारी जो रसोई चिकित्सा है, अगर जिस चिकित्सा को हमने अपनाया और उससे हमें आराम मिलना शुरू हुआ तो हमें उसे ही नियमित रखना चाहिए। अगर आराम इतना है तो कंफर्टेबल वे में, अगर मान लें हमने 7 दिन, 2 दिन किया, 3 दिन किया और 5% का भी आराम नहीं है, 10% का भी आराम नहीं है, तो दवाएं चेंज होगी होगी, इसमें कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं। अभी हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं अभी रात के 10 बजे। आपने मतलब हमारी बात होती है रस, मैंने आपको बोला प्याज का रस, तो भाई प्याज का रस तो हर घर में मिल जाएगा। जी शहद, भैया। आज शहद हो सकता है अभी नहीं होगा लेकिन सुबह तो आ जाएगा। तो मेरा रसोई घर वो है कि आपके पास जो है उससे इलाज शुरू करना है। जी अभी हम यहाँ पहुंचेगा। हाँ, इसके बाद मुकेश बाला दीदी, आपने अपना हैंड रेस कर रखा है, जल्दी जल्दी सवाल कीजिए। और मुकेश जी भैया जी, वो मेरी मेरी बहन को ना पित्त की थैली में पथरी है, और उसको ना वो 4 mm की थी, 3 mm की थी, ऐसे ही छोटी छोटी सी थी। तो मैंने उसको यो बादाम और मुनक्को वाला बताया था, तो उसने 1.5 महीना ये पिया तो वो कम होने की बजाय और बढ़ गई, और लीवर का साइज भी बढ़ गया। ठीक है। इस बीच में जो पित्त की थैली के पथरी के रोगी होते हैं उनको अपना परहेज का भी ध्यान रखना होता है। आप अपनी बहन से पूछना कि 1.5 महीने में आपने अपने खान पान को क्या रखा, क्या थोड़ा गैस कम बने उस तरीके का भोजन रखा, या वही आम भोजन जो घर में बन रहा था उसी को खाए पिए जा रहे थे। तो ये सुबह की, नहीं वो भाई जी, भोजन तो सिंपल ही खावा है, तड़ा तुड़ा ये कुछ नहीं खाती है, वो सिंपल ही रोटी अपनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा उनका रिपोर्ट। मैं कुछ हो, क्योंकि अभी एक दीदी और हैं, स्वाति बहन है, तो उन्होंने अपनी माता जी की तीसरे महीने में जो 12.5 mm की थी अब वो 7 mm की रही है। तो ये सारी चीजें, कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन भी हैं वो भी बता दूंगा, और एक दो और उपचार। क्योंकि हथियार, जैसे ये समस्या जो पित्त की थैली की समस्या है ना, इसमें हथियार हमें सारे चलाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जहां दर्द उठता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है, पित्त की थैली का पथरी मतलब ऑपरेशन। भाई मैं कहता हूँ कि जब 14 mm की पथरी थी तो 14 mm तक आपको कोई तकलीफ नहीं था, 14 mm के भाई 13 mm तक कोई तकलीफ नहीं था। इसका मतलब आपकी बॉडी 13 mm तो बर्दाश्त कर ही रही थी ना। 14 mm में आपको बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ कि उन दिनों में आपके खान पान में कुछ ऐसी चीज हो गई जिसको पित्त ज्यादा चाहिए था और वहां से पित्त मिला नहीं, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ गई और वो वहां पे एसिडिटी सूजन कर दी और दर्द बढ़ा दिया। तो इस तरीके से परहेज भी बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा नंबर अभी मैंने चैट में भी डाल दिया है। तो उनकी रिपोर्ट मैं साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, लीवर क्लीनिंग, अभी एक आज का मैसेज आया, लीवर क्लीनिंग करने से 28-28 दिन पे उन्होंने 3-4 बार कर लिया तो काफी आराम मिल गया उनको। तो कुछ चीजों हैं कहीं कहीं, मैंने वही बोल रहा हूँ कि आप उनको बोलिए कि एक तो कीजिए, कुछ दवाओं का भी सेवन कर लीजिए साथ के साथ, ताकि सर्जरी से बचना है तो थोड़ी मेहनत कीजिए। हाँ, दीदी किरण चोपड़ा दीदी, चोपाल छपोला। भैया, हाँ जी, वंदे मातरम। भैया मेरे कमर में दर्द है, इसका कोई इलाज है क्या? हाँ, कमर दर्द का तो सबसे अच्छा इलाज है। कई दिनों से है भैया, जब जा नहीं रहा है, बहुत मेडिसिन कर लिया, देसी भी दवाई बहुत ले रही नहीं, लेकिन अभी भी कुछ फर्क नहीं है। उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र 30 वर्ष है, वजन 56 किलो है। सफेद पानी की शिकायत से तो नहीं ग्रसित हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कब से है कमर दर्द? ये कम से कम 4-5 महीने से है। 4-5 महीने से। चोट उट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, कोई चोट वोट नहीं लगी है। मासिक धर्म वगैरह सही आता है? हाँ, सही आता है। दीदी आप एक काम कीजिएगा, अपने हाँ घर जी। हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है। हाँ हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन हाँ चारों बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर बना के रखिए। इसमें से हाँ। चौथाई चम्मच पाउडर 1 कप पानी में उबाल के अच्छे से अच्छा। जब उबल जाए तो आप उसे छान के या बिना छाने इसको पीजिए। इसके साथ साथ अपने
आप यूँ समझो कि मैं आपको नहीं बोल रहा, आप यूँ समझो कि जैसे मटन बनता है, मुर्गा बनता है, मछली हाँ। बनता है, उसके लिए जो मसाले तैयार किए जाते हैं, वैसा अच्छा। मसाला तैयार करो, उस तरीके का मसाला तैयार करो। बस उस मसाले में हल्दी मत डालना, और उस पूरे मसाले को सरसों के तेल में डाल के धीमी आंच पे इतना पकाओ कि सारा मसाला जल के काला हो जाए। आप समझे, मतलब गरम, भाई मटन मीट मच्छी ये सब बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सारे गरम मसाले, हाँ। सारे गरम मसाले मिलाओगी, लहसुन मिलाओगी, और हम्म। उनको तिल के तेल में या सरसों के तेल में धीमी आंच पे इतना पकाओगी कि जल के काली हो जाए। फिर उस तेल को छान के रखो, और उस तेल से एक दो बार मसाज करो। कच्ची रोटी लगाना भी मत भूलो। जब भी कमर का दर्द हो तो कच्ची रोटी भी बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है। कच्ची रोटी मतलब एक साइड आपने रोटी बनाई, डाला, दूसरी साइड नहीं पलटना है, बस अच्छा। एक साइड सेका, उस दूसरी साइड जो ऊपर की तरफ है उधर आप कोई भी अपना ये दर्द वाला तेल लगा दो या सरसों का तेल लगा दो, और कमर के पास, कमर के ऊपर दर्द वाले हिस्से पे ऐसे रखो कि मतलब इतना सहने लायक, ज्यादा गरम गरम मत, पता चला जी तवे से निकाला और कमर पे पटकवा दिया तो पता चला जी लेने के देने हो जाए, फिर ऊपर से और छाले पड़ जाए। तो कहने का मतलब कि हमें इस तरीके से कमर दर्द में बहुत ही अद्भुत काम करेगा। आप हल्दी मेथी सोठ अजवाइन की चाय, मतलब इसको काढ़ा बोल लो, चाय तो तब बोलते हैं जब दूध डल जाता है, तो आप दूध में भी ले सकते हो, पानी में भी ले सकते हो, फंकी भी ले सकते हो, लेकिन फंकी अभी मत लो, अभी आप इसे उबाल के लो, ठीक है। ये तो 4 चीज उबाल के लेनी है, और मतलब लहसुन का तेल बना के मसाज करनी है। हाँ, और कच्ची रोटी कभी कभी मतलब दिन में एक बार दो बार, कम से कम रात को सोते हुए एक रोटी बना के कच्ची, उस पर तेल लगा के आप फिर अपने कमर पे रख लो। ये 4 चीज अजवाइन सूंठ लेनी है, मैं लिख रही हूँ भैया एक बार। धनिया नहीं, हल्दी मेथी सोठ अजवाइन, और दिन में चौथाई चम्मच ही लेना है, लेकिन 4 बार लेना है। ठंडा बता, दवाई पर पियो ना, दवाई दवाई। मेथी सूंठ। ठीक है। अब कौन है, शिवानी स्वास्थ्य फ्रीडम, आपका हैंड है बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी मैंने अपने सासू जी की उंगली का फोटो भेजा है ना, जो कटी हुई का मतलब पकी हुई का, वो ठीक नहीं हुआ है, मतलब ऐसा हो रहा है, आप देख लीजिए एक बार। व्हाट्सएप का नंबर बताओ। सोनिया दीदी ने करा था ये री। चलो फिर उनको बोलना दोबारा टैग करेंगे, क्योंकि मैसेज बहुत। एक बार देख लीजिए, मैंने बैक कैमरा करके दिखा रखा है, ये बहुत ज्यादा पेन कर रही है। दिखाओ कहाँ है। ये री, ठीक है। इसमें से मांस निकला हुआ है बाहर। घी पड़ा है घर में? भैया लगा दिया घी भी, उससे ये वाइट वाइट हो रहा था यहाँ पे छाला सा, मतलब वो तो ठीक हो गया, पर ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा है और ज्यादा मोटी हो रही है ये री। एक काम करो, गुनगुना घी में रुई, गुनगुने घी में रुई भिगो दो, और उस रुई को इसके ऊपर लपेट दो, और जैसे ही वो ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा लपेट देना, गुनगुना। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया जी। और कल दिन में एक बार फिटकिरी का पानी बनाना, थोड़ी सी फिटकिरी लेना, और 10 बजे दो तीन चुटकी फिटकिरी लेके 1 कप पानी में गर्म करना, और हल्का गुनगुना रहे तो उस पानी के अंदर इसको थोड़ी देर डुबो के रखो। ठीक है भैया। ठीक है। धन्यवाद। भैया मेरा क्वेश्चन है, तो वो आपसे दीदी दोबारा अपने आप को म्यूट कर लो, गलती से किसी और की आवाज आ रही थी, उसको करना था, आपका हो गया। स्वरलिपि दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। जी भैया धन्यवाद। मैंने आपसे पूछा था ना, मेरे एक जीजा को गाल में जो हुआ था वो काला जैसा, वो आंचील जैसा, जी। तो उनको अपने चून लगाने को बोला था, चून लगाने से वो गिर जाएगा, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, आप बात। वर्षा चड्डा, वर्षा दीदी आपका हैंड रेस है, और रेनू स्वास्थ्य फ्रीडम केयर आपका हैंड रेस है, और जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी।
भैया एक दीदी का फोन आया था, उनकी ना आंख 2-3 साल से फड़कती है एक आंख, और दवाई भी उन्होंने बहुत कर ली है, तो कोई इलाज उपाय बता दो है तो। रत्ना दीदी हैं क्या मीटिंग में? भैया जी इसका आपने मेरे को बताया था, मैं मेरी भी फड़कती थी, तो आपने सौंफ, दूध और 1 कप पानी, 1 कप दूध और उसमें आधा चम्मच सौंफ पकानी है, जो वो 1 कप रह जाए तो वो पीना है। ये मैंने पिया तो मेरी आंख ठीक हो गई है उससे। ठीक है दीदी, इलाज मिल गया आपको। हाँ जी भैया, धन्यवाद दीदी। और इसमें घी भी मिलाना है, ये घी बताना भूल गई है, इन्होंने नहीं मिलाया तो अलग बात है, घी भी मिलाना है। और सौंफ नहीं बोला इन्होंने, सौंठ बोला है। सौंठ। हाँ जी, सौंफ सौंफ ही बताई भैया, सौंफ बताया था आपने। सौंठ बताया था आपको। अलग बात है कि आपको असर कर गया, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे तो सौंफ से आराम है भैया जी। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें भी एक और मिल गया ऑप्शन। लेकिन ये जब जो इस तरीके के पलके गिरने की और ये फड़कने की जो शिकायत होती है, एक तरह से नर्वस सिस्टम का है। हमें नसों का जो संकोचन की सब क्षमता होती है कम हो जाती है। तो मतलब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। हमें जब पैरालिसिस होता है तो हमारी जो नसें होती है वो नर्वस सिस्टम पे कमजोर पड़ने लगती है, नसों में कमजोरी आने लगती है। तो सेम उसी तरीके से हमारी पलकों की नसों में जब कमजोरी आती है तो वो अपने आप बार बार गिरती रहती है, गिरती रहती है, जिसको पलक फड़कना कहते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, सौंठ, दूध, पानी और घी। ठीक है। और ये रत्ना दीदी को भी मैंने बोला, ये और किसी और का है क्या, ऑन है हैंड रेस्ट, प्रीति, पृथ्वीराज। हेलो, जाएंगे ना नानी के साथ भैया जी? जी वंदे मातरम। धन्यवाद जी। मेरे को ना भैया जी 3 दिन से सर में दर्द है, जो पीछे ये कान के पीछे होता है ना, इधर ये जो मतलब साइड से होती है, गांठे जैसे होता है इधर कान के पीछे में, इधर 3 दिन से दर्द हो रहा है भैया, बहुत ज्यादा। ऐसे हो रहा है कि आंखें ही नहीं खुल रही। और मैंने मालिश भी कर ली सर में जैसे, लेकिन फिर भी उससे कुछ आराम नहीं हुआ। तो इसमें क्या करना चाहिए? अभी आप घर पे हो? घर पे ही हो इस वक्त, रात के समय? ठीक है। घर में लहसुन है? हाँ जी। हींग? जी भैया जी है ही। एक लहसुन की कली, और जीरे के 2 जीरे के बराबर हींग ले लो। जीरे के बराबर हींग? हाँ, 2 जीरे के बराबर हींग, एक जी एक कली लहसुन, 1 चम्मच पानी में मसल दो, और इस पानी की कुछ बूंद नाक में डाल दो। ठीक है भैया जी, हींग, लहसुन और एक और भैया मैं वो लिख लेती हूँ, फिर मैं कर लूंगी अभी सोते वक्त। पानी। पानी, ठीक है भैया जी। ठीक है। और सौंठ, नमक, गुड़ पानी में उबाल के पी लीजिएगा। सौंठ, नमक, गुड़। अगर सौंठ नहीं है अदरक डाल लीजिएगा थोड़ी सी, अगर सौंठ हो तो बहुत जी अच्छा। जी भैया जी। अब इस सत्र को जी नमस्ते। भैया बस एक बात पूछनी है मैंने भी। हाँ जी। भैया 12 साल के बच्चे हाँ को वो भैया जी। चर्बी नाशक चूर्ण दे सकते हैं? हाँ हाँ, 12 साल के बच्चे को बाकी सीरियस नहीं हो गया अभी उसको? मुर्गा मटन खिला सकते हैं। अच्छा। अच्छा, और भैया एक बात पूछनी थी कि एक 3 साल की लड़की है, वो अभी तक चलती नहीं है, घुटनों के बल चलती है, मतलब घुटनों के बल करती है, पैरों पे नहीं चलती और ना बोलती है। इसकी तो सबसे अच्छी दवा जो, देखो गुड़िया, मैंने आप लोगों को बताऊं, मेरी बेटी जिससे चली है, तो मैं सबसे पहले तो वही बोलूंगा कि होम्योपैथी की ब्राइटा कार्ब नाम की दवा 200 पावर की ले आओ, और उसकी 2-2 बूंद उनको बोलो, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, आंख बंद करके देते रहें। और अच्छा। भरपूर मालिश, उनकी भरपूर मालिश। मालिश करें, तिल के तेल से करें, सरसों के तेल से करें, अरंड के तेल से करें, किसी भी तेल से करें, भरपूर मालिश करें। ठीक है। ठीक है। ये अब तो कह रही। होम्योपैथी की ब्राइटा कार्ब, प्राइस का। ब्राइटा कार्ब। चलो वो तो बता देते हैं वो दुकान। ठीक है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी।
ये शिवानी दीदी ने अभी क्वेश्चन करा था ना, तो भैया उसके लिए मेरे पास उपाय है, ये मैजिक ऑयल है ना भैया, हाँ जी, हाँ जी। मैजिक ऑयल, उसमें थोड़ा ये नारियल तेल मिला के वो लगा दे 1-2 बार, उसे ठीक हो जाएगा भैया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा ठीक हो गया 1-2 बार निकालने से। यदि अब इनके पास मैजिक वाल ना पड़ा हो तो, इसीलिए मैंने है भैया, है कह रहे थे अवेलेबल है दीदी के मेरे पास हो पास। तो। ऐसा है है। कि मैं तो ये समझता हूँ कि सामने वाले के पास साधारण सा जैसे जिन घरों के मालूम है उन घरों में, अब जैसे एक छोटी सी बात है, अगर नीतू दीदी का फोन आता है तो मुझे मालूम है उनके घर में होम्योपैथी की दवाइयाँ पड़ी है, तो मैं उनको होम्योपैथी भी बता सकता हूँ। जिन घरों का मालूम है उन घरों को तो बता ही दूंगा। ऐसे आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि आप अपने घरों में कुछ भी रखें या ना रखें, अमृत धारा जरूर बना के रखें। वो भी बना के रखें, मंगा के मत रखें। देखो कम से कम तो भारत में 140 करोड़ की आबादी है, प्रति घर प्रति आबादी 5 घरों में, तो 28 करोड़ की आबादी में तो 28 करोड़ में कम से कम आप लोग के 50 घरों में तो होने चाहिए खुद के बने हुए। ठीक है, बाकियों को आप बेच देना। ठीक है, आप लोग बनाओ और बाकियों को बेच दो, लेकिन आप लोग तो कम से कम बनाओ आराम से। भाई ऐसे बाजार कभी जाते हैं, हो सकता है कोई गांव से हो, पंसार खाना दूर हो, नहीं मिलता हो, कभी तो मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जो साड़ी है, हमें जिस पसंद की साड़ी है वो नहीं मिलता हम अपने मोहल्ले में, तो हम दूसरे शहर जाके ले आते हैं, और वो दुकानदार कहता है जी इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आएगा, तो फिर अगले हफ्ते जाके ले आते हैं, लेकिन ले आते हैं। तो उसी तरीके से ये घरेलू चीजों की भी सिंपल साधारण सी औषधियां जो हम बना सकते हैं उनको आप बनाइए। और सुनिए। भैया जी, है ना इधर नजफगढ़ में गई थी भैया, मुझे ये मिली ही नहीं है अमृत धारा का बनाने का सामान भैया। तो ये कहाँ पे मिलेगा ऐसे सही? यहाँ दिल्ली में भी मेरे को 1-2 जगह पूछा, नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मैं पंसारी की दुकान पर सुन लिया। या कोई बोला कि है। ऐसा है, अब नजफगढ़ में वो अपना क्या नाम है, कौन सा है, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट में अंदर मार्केट भरी पड़ी है पंसार खानों की। अंदर गई थी मैं पंसार। पालम में भी गई थी भैया, वो भी बोल रहे कि यहाँ पे हम नहीं रखते। मैं कहा भैया ऐसा तो नहीं हो सकता पंसारी पे ना मिले, आप लेकिन 2-3 दुकान चलो कोई बात नहीं, आप तो मुझे नंबर दे देना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पंसार खानों के नंबर दे दूंगा। आजकल दिल्ली में तो बहुत सुविधा है, पोर्टर करो, सामने वाले दुकान वाले को बोलो मेरा ये सामान पैक करो, पोर्टर करो, पोर्टर वाला जाएगा उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है भैया जी, मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ, आप बता देना। ठीक है, दिल्ली में कई सारे हैं जहाँ से। ठीक है। जी भैया। गोविंद भाई जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था, मेरे मम्मी जी को मतलब घुटने है ना, घुटने में मतलब गैप है करके डॉक्टर ने बोला था, तो बहुत मतलब घिसे हुए है बोला, और दर्द करता है वो बहुत, मतलब दर्द कर रहा है, उसके लिए पूछना था। ठीक है, घुटने की किसी भी तरह की समस्या हो तो हम अपने रसोई घर से जो कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ये 4 तो रहेगा। साथ ही इसमें आ जाएगा सल की गोंद। ग्रीस चाहिए तो सल की गोंद पंसार खाने से मिलेगा। अश्वगंधा, ये 6 चीजों का बारीक पाउडर बना के रख लें, और इसमें से आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी से दें। दूध में घी मिला के जरूर पिलाएं। रात को प्रयास करें कि 1 कप दूध में आधा चम्मच 1 चम्मच देसी गाय का घी जरूर मिला के पिलाएं, या अरंड का तेल जरूर पिलाएं। तेल से थोड़े गाढ़े तेल, अच्छे तेल जो होते हैं, मतलब जो तेल हमारा दर्द का तेल बनता है, आप बाजार से कोई भी दर्द का तेल ले आएं, या अपने घर में तेल बना लें दर्द का, उसके बाद उसमें अरंड का तेल मिला दें। क्योंकि अरंड के तेल को ऐसे नहीं कैस्टर ऑयल बोला गया है, ये मतलब अंदर ग्रीसिंग का काम करता है। तो जब धीरे धीरे मसाज करते करते जब अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। सुनीता दीदी, रत्ना दीदी, आप दोनों का माइक में। रत्ना दीदी कुछ पूछना है या बोलना है? सुनीता दीदी। हेलो। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया एक 7 महीने की बच्ची है, वो ना एडमिट है, उसको लीवर में इन्फेक्शन बता रहे हैं डॉक्टर। कितने महीने की है? 7 महीने की भैया। 7 महीने की लड़की है और एडमिट है हॉस्पिटल में।
हाँ जी, एडमिट है, लीवर में इन्फेक्शन बता रहे। जब मतलब जन्म हुआ था तो 7-8 दिन के बाद ही हो गया था उसको। तो ठीक। पोटी नहीं रुक रही उसकी। क्या नहीं रुक रहा? पोटी नहीं रुक रही? हाँ हाँ, पोटी नहीं रुक रही उसकी। ऐसा है, अगर उनके घर वाले अगर मानते हैं तो दो जी रास्ते बता रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक तो उसको सौंफ का पानी बना के ले जाओ। एक एक चम्मच सौंफ एक चम्मच हाँ, सौंफ 1 गिलास पानी में इतना उबालो, इतना उबालो, इतना उबालो कि जी भैया। आधा कप रह जाए। हम्म अगर आपने 4 कप पानी डाला है तो वो हम्म आधा कप रह जाए, आधा। और जी उसको छान के उसको जी उसमें से आधा आधा चम्मच करके बच्चे को ये पानी पिलाते रहें। जी भैया। एक बार में ना पिला के आधा आधा चम्मच करके पिलाते रहें। ठीक है? ठीक है भैया। ये ठीक तो है भैया। घरेलू में है। अगर उनके घर वाले मानते हैं तो जी। होम्योपैथिक दवा आती है जिसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम। अगर मानेंगे तब आप उनको मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं नंबर भेज दूंगा दवाई। लेकिन होता क्या है कि अननोन पर्सन के लिए तो हम घर के इलाज तो बता सकते हैं, लेकिन जी भैया। हमारे पास एक डॉक्टर होने का सर्टिफिकेट है। आपके घर में है, आपको कोई दिक्कत होगी, आप विश्वास करके ले आओगी। लेकिन हाँ जी हाँ थोड़ी जी। को आप ये बोल सकते हो, आप उनको ये बोल देना कि आप इसके साथ, जी बच्ची के साथ ना होम्योपैथी डॉक्टर से मिल लो, और वहां से जो जी मीठी गोलियों में वो मीठी गोलियां उनको खिलाते रहो। जी भैया। इस तरीके की राय आप उनको दे दो। ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ऐसे सौंफ का पानी अद्भुत है, बहुत ही जी जी भैया जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। अद्भुत। अब सत्र को समापन की ओर ले चलते हैं, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। सुमन धाका दीजिए, सुमन धाका धक्का। भैया मैंने पूछा था कि आपने अभी जो बताया सौंफ, मेथी, अजवाइन, अश्वगंधा और एक चीज क्या रह गई थी भैया? सल की गोंद। बस भैया, थैंक यू। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस अभियान में बहुत ही तन मन से, मतलब इसको कहते हैं तन मन से साथ दे रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए स्पीकर के साथ, जिनके अलग अलग कहानियां सुनने के बाद हमारे शरीर, हमारे दिलो दिमाग में एक अलग सी उत्तेजना पैदा होती है। न जाने कौन कब किसकी किस लाइन से, कब किस घटना से एक दूसरे को रिलेट करके जागरूक कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हैं। बात स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की, पैड की नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाते हुए औरों को कैसे बनाएं। वो जो हमारे पास ज्ञान और हथियार है उसके माध्यम से हम जगे, औरों को जगाना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया। भैया जी। आज सब वंदे मातरम बोलते जाइए, लीव होते जाइए, तो रिकॉर्डिंग में भी सबको लगेगा कि हाँ वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम भैया मातरम जी। भैया जी। मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बाकियों ने रोटी नहीं खाई। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। बोला कि मम्मी कल आ रहे थे कहाँ से खाना। माइक को अनम्यूट करें। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ। ऐसे ही हर पल हर दिन कुछ अलग से नया होता चलेगा, नया मिलता जाएगा हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।